हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। जितना लूमियन उस औरत की बात सुनता गया उतना ही वह उससे सहमत होता गया। उसे यकीन नहीं था कि उच्च सीक्वेंस पर क्या होगा। जिन कुछ बियॉन्डर जीवों से वह मिला था उनमें वॉटेक्स शेप्ड प्रोबॉसस वाले साथी का खतरा उस शॉटगन पकड़े राक्षस से कहीं कम था। हालांकि वह एक बियॉन्डर बन चुका था जिससे उसकी नज़दीकी लड़ाई की क्षमता और परिवेश का इस्तेमाल करने की क्षमता काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन असली समस्या कंट्रैक्टी राक्षस में ही थी। पहला, उसमें ज़्यादा मजबूत पीछा करने की क्षमता नहीं थी। दूसरा, उसमें लंबी दूरी के हमले भी नहीं थे। तीसरा, उसकी इनविजिबिलिटी कोई इतनी खतरनाक चीज़ नहीं थी। वह एक हंटर द्वारा वातावरण और छोटे छोटे निशानों को समझकर आसानी से काउंटर की जा सकती थी। इसके अलावा उसमें उन अधिकांश राक्षसों वाली एक आम समस्या भी थी, उच्च बुद्धिमत्ता की कमी। लड़ाई के मामले में वह शॉटगन वाले राक्षस जितना चतुर भी बिल्कुल नहीं था और आसानी से दुश्मन के जाल में फंस गया था। इन सब को मिलाकर आखिर में परिणाम बहुत स्पष्ट था। लूमियन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह सीक्वेंस 7 के बराबर निकलेगा। उसने तो उसकी तुलना शॉटगन राक्षस से भी नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। शॉटगन राक्षस एक गंभीर खतरा था, जबकि माउथ ऑरिफिस राक्षस बहुत कमजोर। क्षमता, बुद्धिमत्ता, तैयारी, परिस्थितियों के हिसाब के बदलाव, वातावरण, बहुत से कारक किसी भी लड़ाई को प्रभावित करते हैं। लूमियन ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला और बिना ज्यादा उम्मीद के पूछा, क्या मैं सीधे कंट्रैक्टी शक्तियों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? औरत हल्के से हंसी। यह अपने आप को मौत के घाट उतारने का बहुत अच्छा तरीका है। वह सहजता से समझाने लगी, सिद्धांत रूप में यह संभव है। आखिरकार तुम्हारे शरीर में मुहरबंद शक्ति केवल सीक्वेंस 7 के बराबर नहीं है। लेकिन क्या तुम्हारा शरीर इतना बड़ा वरदान, या यूं कहें इतना बड़ा भ्रष्टाचार सहन कर पाएगा? अगर तुम्हें परवाह नहीं कि तुम एक राक्षस बन जाओ, उस अस्तित्व की कठपुतली बन जाओ, या किसी अजीब जीव में बदल जाओ, तो जरूर करो। तस्क, फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा कि मैं तुम्हें अपनी ही बहन को बलि चढ़ाते हुए देख लूं। औरत की बातों से लूमियन के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपनी मौजूदा अवस्था से ऊपर जाने के लिए अभी तैयार नहीं था। उसने सावधानी से पूछा, तो अभी मैं सबसे बड़ा वरदान जो झेल सकता हूँ वो डांसर का है? हाँ, औरत ने आराम से कहा, अपनी हरी तरल की एक और चुस्की लेते हुए। इसीलिए मैंने इंतजार किया कि पहले तुम बियॉन्डर बनो और थोड़ा बहुत पचा भी लो। केवल जब तुम्हारा मन, स्पिरिचुअलिटी और शरीर काफी मजबूत हो जाएंगे, तब तुम वरदान से जुड़ी भ्रष्टता का विरोध करने का मौका पाएंगे। तब धीरे धीरे तुम उस शक्ति को नियंत्रित कर सकोगे। जैसे जैसे तुम्हारा सोल बॉडी और बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड मजबूत होंगे और तुम्हारा शरीर वरदान से आने वाले हल्के बदलावों के अनुकूल हो जाएगा, तब तुम आर्म्स मॉन्क पर विचार कर सकते हो। लूमियन के लिए सबसे जरूरी था उस रहस्यमयी नृत्य को सीखना। थॉर्न सिंबल की अधूरी सक्रियता शुरू होने से उसकी ड्रीम रूइंस में खोजने की क्षमता बहुत बढ़ जाती। इसलिए उसने हल्का सा सिर हिलाया और अब आर्म्स मॉन्क और कंट्रैक्टी के बारे में सोचना छोड़ दिया। मुझे कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? वह ड्युअलिटी रिचुअल सीख चुका था, लेकिन अभी भी उसे उस लक्ष्य का ऑनरिफिक नेम, डोमेन और उससे जुड़े इंग्रेडिएंट्स नहीं पता थे। अहम, औरत ने हल्की खांसी की। फिर उसने गंभीरता से कहा, जो मैं अब कहने वाली हूँ वो मेरे मुंह से निकले और तुम्हारे कानों तक पहुँचे, ये किसी को मत बताना, वरना तुम उसे नुकसान पहुँचा दोगे। मेरे मुंह से निकले और तुम्हारे कानों तक पहुँचे। ये तो और अभी अपनी किताबों में लिखती है। क्या इस औरत ने उसकी कोई नॉवल पढ़ी है? लूमियन ने सोचा, मैं समझ गया। उसने पल भर सोचा और पूछा, इसे सुनने से कोई समस्या होगी? औरत ने एब्सेंट फेनिल की एक चुस्की ली और मुस्कुरा उठी। तुम्हें कब यह भ्रम हुआ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है? लूमियन एक पल को स्तब्ध रह गया और अपने बाएं सीने की ओर देखने लगा। औरत ठहाका मारकर हंस पड़ी। तुम उन लोगों में से हो जो भ्रष्ट होने की दहलीज पर खड़े हैं। सौभाग्य से उस महान अस्तित्व द्वारा छोड़ा गया निशान सक्रिय हुआ और उसकी शक्ति तुम पर उतरी, जिसने भ्रष्टाचार के स्रोत को सील कर दिया और संतुलन बना दिया। अब तुम एक ऐसा रिचुअल करोगे जो सील के भीतर की शक्ति का सामना करेगा और वरदान की प्रार्थना करेगा। ये कुछ हद तक जानबूझकर भ्रष्टाचार झेलने जैसा है। तो फिर उन छोटी छोटी चीजों से क्यों डर रहे हो जिन्हें तुम सुनोगे? जितना मैं सुन रहा हूं उतना लग रहा है कि बहुत बड़ी समस्या है। लूमियन अंदर ही अंदर कांप गया। औरत ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान दी। चिंता मत करो, जब मैं वे शब्द बताऊंगी मैं तुम्हें अच्छा खासा छिपा हुआ वातावरण और सुरक्षित सुरक्षा दूंगी। भविष्य में बेहतर होगा कि तुम ये रिचुअल रूइंस में करना, जहां ग्रे फॉग और उस महान अस्तित्व की सुरक्षा मौजूद है। वहां से सीधे उस सत्ता का ध्यान नहीं जाएगा। और हाँ, रिचुअल से पहले हर वाक्य को बिखेर देना। यह कोशिश मत करना कि उन्हें जोड़कर पूरा अर्थ निकालो, वरना। हे, वह हंसी, लेकिन अंत का नतीजा नहीं बताया। पर लूमियन उसकी कल्पना कर सकता था। ये देखकर कि लूमियन ने आगे नहीं पूछा, उसने हल्का सा सिर हिलाया। शुरू करते हैं।
पहला हिस्सा है पावर ऑफ इनएविटेबिलिटी। इसे इस्तेमाल करना पर्याप्त है। ये तुम्हारे ब्लैक थॉर्न सिंबल से मेल खाता है। उस सत्ता का पूरा नाम तुम अभी समझ नहीं सकते, यहाँ तक कि मुझे भी कुछ पर्दे में रखकर ही उसे सोचना पड़ता है। किसी अजीब कारण से लूमियन को लगा कि आसपास की रोशनी थोड़ा कम हो गई है, लेकिन वह निश्चित नहीं था। उसी समय औरत ने अपना चेहरा गंभीर बना लिया और बोली, दूसरा हिस्सा है, तुम भूत, वर्तमान और भविष्य हो। तुम कारण, परिणाम और प्रक्रिया हो। औरत जैसे जैसे हर शब्द स्पष्टता से बोलती गई, लूमियन को लगा कि उसकी इंद्रियां घूमने लगी हों, जैसे कोई काले हवा का भंवर उसे घेरे हुए हो। टेबल जिस पर उसका एब्सेंट फेनिल रखा था ऐसे मरोड़ने लगा मानो उसमें जान आ गई हो। अचानक चटाक, एक तेज आवाज। एक काला कीड़ा जो किसी वयस्क की तर्जनी जितना लंबा था, लकड़ी से बाहर रेंग आया और तुरंत ही एक अशुभ आभा फैल गई। लूमियन उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था कि सामने की औरत ने अपना गिलास नीचे रखा और उसे एक ही वार में कुचलकर गूदे में बदल दिया। उसने नैपकिन निकाला, गिलास के तले को पोंछा और कीड़े के अवशेष उसमें लपेट दिए। फिर वह ऐसे बैठ गई मानो कुछ हुआ ही ना हो और बोली, याद रखना, पहला और दूसरा हिस्सा एंशिएंट हर्मीज में बोलना है। जोटन, ड्रैगनीज और एल्विश भी स्वीकार्य हैं, ठीक वैसे ही जैसे सेल्फ वर्शिप वाले राइट का पहला आई हर्मीज में नहीं हो सकता। लूमियन ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि समझ गया। हालांकि वह हमेशा निडर रहा था, लगातार हो रही अजीब घटनाओं से वह बेचैन हो उठा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। औरत बस ऐसे थी जैसे खाने में कोई हल्की अशुद्धि आ गई हो। उन्होंने आगे कहा, तीसरा हिस्सा हर्मीज में बोल सकते हो। वाक्य हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ, मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे डांसर की शक्ति प्रदान करें। याद रखना, ये तीनों वाक्य क्रमिक हैं। इन शब्दों से वातावरण में कोई नई अजीब घटना नहीं हुई। लूमियन के आसपास की विचित्रता भी धीरे धीरे शांत हो गई। लूमियन ने सब कुछ गंभीरता से याद किया और औरत के कहे अनुसार शब्दों को अपने मन में अलग अलग करके बिखेर दिया ताकि कोई जोखिम न हो। औरत ने बचे हुए एब्सेंट फेनल को संतोष से पिया। बाकी रिचुअल साधारण रिचुअलिस्टिक मैजिक जैसा ही है। संबंधित इंग्रेडिएंट्स हैं ग्रे एम्बर, ट्यूलिप्स, क्लोव्स और डियर मस्क। इनमें से 2 को मिलाकर कैंडल्स बनाओ। बाकी 2 को हर्ब्स, एसेंशियल ऑयल्स या एक्सट्रैक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। लूमियन ने माथा सिकोड़ते हुए ड्यूलिस्टिक रिचुअल याद किया। देवता की जगह पर उस देवता से संबंधित वस्तु रखनी होती है। पर मेरा थॉर्न सिंबल तो मेरे सीने पर है, मैं उसे उतार भी नहीं सकता, और उतारूं भी तो शायद बेकार होगा। शक्ति तो उसके दिल और स्पिरिट बॉडी में मुहरबंद थी। औरत ने सिर हिलाया, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कैंडल्स बनाने को कहा है। कैंडल बनाते समय अपने सीने से 5 मिलीलीटर खून लेना, ज्यादा या कम भी चलेगा। उसे कैंडल की सामग्री में मिला दो, कैंडल का हिस्सा बना दो। रिचुअल में कैंडल देवता की जगह पर रखी जाएगी। सिर्फ एक कैंडल, तुम्हारे खून की वजह से कैंडल एंशिएंट हर्मीज द्वारा जागृत हो जाएगी। प्रतीक बनने के बाद ये सीधे तुम्हारी ओर संकेत करेगी। फिर आगे की प्रार्थना उस मुहरबंद शक्ति को एक स्तर तक सक्रिय करेगी। ये ड्यूलिस्टिक रिचुअल का एक विशेष रूप लगता है। और ने कभी ऐसा नहीं बताया, मतलब बहुत कम लोग इसे जानते हैं। लूमियन ने सोचा और पूछा, क्या मैं ग्रे एम्बर वाला परफ्यूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? उसे याद आया कि उसकी बहन के पास वह था और वह ग्रे एम्बर को एम्बर ग्रीस कहना पसंद करती थी। औरत ने सिर हिलाया, हाँ, इसे एसेंशियल ऑयल की तरह इस्तेमाल करो। तो ग्रे एम्बर मेरे पास है, क्लोव्स भी घर पर हैं। लूमियन ने सोचा कि ट्यूलिप्स और डियर मस्क कहाँ मिल सकते हैं। काफी देर सोचने के बाद उसे 3 संभावनाएं याद आईं। पहली, औरर एक वॉलॉक है, शायद उसके पास ये सामग्री पहले से हो। दूसरी, एडमिनिस्ट्रेटर के घर पर यह सामान मिल सकता है। तीसरी, पाद्रे के घर में भी हो सकता है। लूमियन ने निर्णय लिया कि वह अपनी बहन को ये रिचुअल बताएगा और निर्देशों को अलग अलग शब्दों में बिखेर देगा। वह उससे एंशिएंट हर्मीज और हर्मीज के शब्द सीखेगा और पूछेगा कि क्या उसके पास इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर न हो तो वह बाकी विकल्प आजमाएगा। जब औरत जाने लगी, लूमियन ने जल्दी से पूछा, डेप्यूटी पाद्रे के मुंह से जो चिपकली जैसी चीज निकली थी, वह क्या थी? औरत मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें ये समझा नहीं सकती। लूमियन ने मन ही मन सोचा, क्यों नहीं कह देती कि बताना नहीं चाहती। उसके जाने के बाद लूमियन ने अपना पेन और कागज निकाला और रिचुअल के निर्देश उलझे हुए क्रम में लिखे। फिर उन्हें सही क्रम में नंबर दे दिए। ओल्टावन से निकलकर लूमियन गांव में 3 विदेशी लोगों को ढूंढने लगा। ज्यादा देर नहीं हुई कि उसे हल्की सी घंटियों की आवाज सुनाई दी। लूमियन मुस्कुरा दिया और तेजी से आगे बढ़ा। जैसा उसने सोचा था, लिया ने अपने वेल और बूट्स पर छोटी घंटियां पहन रखी थीं। रायन ने वह डार्क बोलर हैट लगा रखा था और वैलेंटाइन ने अपने सिर पर पाउडर छिड़का हुआ था। लूमियन का मन हुआ कि वह हाथ फैलाकर चिल्लाए, मेरे कैबेजेस, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। लेकिन उसे याद आ गया कि इस साइकिल में उसकी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई थी। उसने चेहरा मसलकर खुद को गंभीर बनाते हुए उनकी ओर कदम बढ़ाए।
उनके पास से गुजरते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे पता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। रायन, लिया और वैलेंटाइन उसे देखकर दंग रह गए। लूमियन वहीं नहीं रुका, वह आगे चलता रहा। वे तीनों एक दूसरे को देखकर अपनी अजीब प्रतिक्रियाएं छुपाते हुए ऐसे ही उसके पीछे चल पड़े जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लूमियन जंगल के किनारे रुका, अपने घर से कुछ दूरी पर। ये जगह सुनसान थी, कोई विलेजर कभी यहाँ नहीं आता था, और जंगल भी इतना घना नहीं था कि कोई छिप सके। घंटियों की आवाज पास आते ही लिया मुस्कुराए और बोली, तुम्हें कैसे पता कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं? लूमियन चुप रहा। उसने वह जरूरी चीज निकाली जो वह साथ लाया था, घर का लीवर ब्लू। उसने किताब खोली और रायन व दूसरों को वह पेज दिखाया जहां कुछ शब्द काटे हुए थे। रायन ने बिना झिझक सिर हिलाया। तो मदद की चिट्ठी तुमने लिखी थी? उन्होंने कॉडू में कभी हेल्प लेटर का जिक्र नहीं किया था, न ही यह बताया था कि लेटर लीवर ब्लू से काटे हुए शब्दों से बनाया गया था। जब तक कि किसी अंदरूनी आदमी ने बिगौ में जानकारी न दी हो, ये लेटर वही लिख सकता था जिसने इसे बनाया था। लिया ने स्वाभाविक रूप से चारों ओर देखा। उसके वेल पर लगी छोटी चांदी की घंटियां अजीब तरह से खामोश थीं। वैलेंटाइन कुछ पूछने ही वाला था कि रायन आश्चर्य से बोला, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि हम इसी लेटर की वजह से यहाँ हैं? तुमने खुद बताया था, लूमियन ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ बहुत कम विदेशी आते हैं, और उनसे भी कम जो ऊन, चीज या भेड़ खरीदने नहीं आते, बल्कि गांव में घूमकर बातें करने आते हैं। और मैंने कुछ कहा भी नहीं, बस तुम्हें ये लीवर ब्लू दिखाया। लिया समझ गई और हंस पड़ी। अच्छा, यह एक टेस्ट था। शानदार सोच। रायन ने सिर हिलाया। जो लोग लेटर नहीं जानते उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए शक भी नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा उन्हें लगता कि यह कोई शरारत है, और तुम तो कॉडू के प्रैंकस्टर किंग हो ही। ये सुनकर पता चला कि ये तीनों विदेशी पिछले कुछ दिनों में विलेजर्स से बातचीत कर चुके थे, और गांव के मुख्य लोगों की पहचान भी। लूमियन ने तुरंत शरारती मुस्कान दी। तुम मान गए? सच में मान गए? तीनों हैरान रह गए। तो लूमियन ने जोर दिया, मैं मजाक कर रहा था, असली वजह बाद में बताऊंगा। लिया ने दांत भींच लिए। कॉडू के प्रैंकस्टर किंग से यही उम्मीद थी। डर नहीं लगता कि हम तुम्हारी अगली बात पर यकीन ही न करें? तुम चाहो तो मत करो, लूमियन ने बेपरवाह ढंग से कहा, या खुद जाकर जांच लो। वैलेंटाइन चिढ़कर बोला, तुमने लेटर में कहा था कि आसपास के लोग अजीब हो रहे हैं। क्या अजीब है उनमें? लूमियन ने उंगलियां चटकाईं। बहुत कुछ। सही कहूं तो पाद्रे एक ईवल गॉड में विश्वास करता है। शेफर्ड पिए बेरी लोगों को भेड़ में बदलकर कॉडू वापस हाँकता है। मैडम पुआलिस विल्डरनेस में डेमन ड्रॉन कैरेज में सवारी करती है। डेप्यूटी पाद्रे के सोते समय एक पारदर्शी छिपकली जैसी चीज उसके मुंह से बाहर रेंगती है। नरोका मरी ही नहीं है, वह परमिटा जाना चाहती है। लुई लंड एडमिनिस्ट्रेटर का मेल बटलर अभी अभी एक बच्चे को जन्म दे चुका है। वॉलॉक लेजेंड्स की आउल गांव में बार बार दिखाई देती है। रायन, लिया और वैलेंटाइन सुनते गए और स्तब्ध होते गए। वे मानना नहीं चाहते थे, लेकिन ये बच्चा इतनी लंबी, इतनी विशिष्ट कहानियां गढ़ भी नहीं सकता था। वे सभी अनुभवी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने कई बियॉन्ड घटनाएं देखी थीं, कुछ ईवल गॉड्स और मिस्टिक आर्ट से जुड़ी भी। लेकिन ऐसा कभी नहीं। ज्यादातर मामलों में घटनाएं अलग अलग होती हैं, दो तीन एक साथ हों तो भी आपस में जुड़ी होती हैं। लेकिन कॉडू में तो एक साथ बहुत सारी, बहुत भयानक घटनाएं हो रही थीं। ये कैसी जगह है? तीनों विदेशी एक साथ सोचने लगे। उन्हें शक होने लगा कहीं वे किसी लेजेंडरी अबिस या हेल में तो नहीं आ गए। जब लूमियन रुका तो लिया खुद को रोक न सकी। तुम मजाक नहीं कर रहे हैं ना? क्या इस गांव में कोई भी सामान्य है? लूमियन मुस्कुराया, मैंने अभी खत्म नहीं किया। एक और विचित्रता है, ये तीसरी या चौथी बार है जब मैं तुमसे ऐसी बातें कर रहा हूं। रायन, लिया, वैलेंटाइन मेरे कैबेजर्स। लूमियन को उनके नाम जानने पर कोई आश्चर्य नहीं था। गांव में बातें करते हुए ये जानकारी जुटाना आसान था, लेकिन पहला आधा वाक्य उन्हें हका बका कर गया। मतलब? वैलेंटाइन ने त्योरी चढ़ाई। मतलब हम पिछले कुछ दिनों को बार बार जी रहे हैं, यानी हम एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं, लूमियन ने सीधे जवाब दिया। उन्होंने आगे सवाल किए बिना ही लूमियन ने उन्हें पिछले साइकिल्स में साथ हुए सब अनुभव बताए। फिर बोला, अच्छे से सोचो, क्या सच में 29 मार्च को तुम गांव में आए थे? लिया और बाकी लोग जोर से सोचने लगे। लगभग 10 सेकंड बाद वैलेंटाइन का चेहरा दर्द से भर गया। मेरा समय का एहसास धुंधला है, पिछले कुछ महीनों की तारीखें याद नहीं, लेकिन एक बात याद है, मैं अपने सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन मनाने के बाद ही निकला था। उसका जन्मदिन है? वैलेंटाइन ने सिर उठाया और अविश्वास से कहा, 10 अप्रैल, यानी असली तारीख अभी मिड टू लेट अप्रैल है। और मेरे वाइफ होने से पहले वाले साइकिल शायद बहुत ज्यादा नहीं थे, शायद एक भी नहीं। पहला साइकिल तब था जब लूप शुरू ही नहीं हुआ था, इसलिए मैं बिना नदी की मदद के लेटर भेज सकता था। फिर लूप में समय पीछे जाता, लेकिन सीमा से बाहर की वस्तुएं पीछे नहीं जाती। लूमियन के मन में नए विचार कौंधे। उसने लिया और रायन से कहा, तुम बाहर टेलीग्राम भेजो।
रिपोर्ट करो कि पाड्रे में कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर पूछो कि मुंह से निकलने वाली लिजर्ड जैसी चीज़ क्या होती है। ये सारी विचित्रताओं में सबसे कम खतरनाक प्रश्न है। साथ ही असली तारीख की पुष्टि कर लेना, लेकिन बिना किसी शक के। हाँ हाँ, टेलीग्राम भेजो, वैलेंटाइन जोश में बोला। ऊपर वालों से मदद मांगते हैं। लूमियन उसे ऐसे देखने लगा जैसे वह मूर्ख हो। मदद मांगें? ऐसे टाइम लूप में ऑफिशियल्स आमतौर पर क्या करते हैं? रायन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इसे पूरी तरह नष्ट कर देते हैं ताकि करप्शन फैलने ना पाए। तो अभी मदद मांगना सीधा आत्महत्या है। लूमियन ने कंधे उचका दिए। वैलेंटाइन ने कहा, रूल कहता है कि हमें तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। लूमियन चौंक गया। सच में ऐसे लोग भी होते हैं? नहीं, इसे तुरंत संभालना होगा, वरना सब साथ में खत्म हो जाएंगे। सौभाग्य से लिया और रायन समझदार थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और वैलेंटाइन को शांत किया। रायन ने कहा, अभी हमें पूरी सच्चाई नहीं पता। शायद इससे बेहतर रास्ता हो। अगर वाकई कोई रास्ता न बचे तब रिपोर्ट करेंगे। सही कहा, लूमियन ने कहा। उसने अपनी सारी खोज और सिद्धांत बताए, बस अपने सीने का सिंबल, ड्रीम रूइंस, रहस्यमयी महिला और कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी को छोड़कर। अंत में बोला, सबसे महत्वपूर्ण घटना शायद 12वीं रात को होती है। हमें तब तक बचना है। तभी अगले साइकिल में इसे सही तरीके से हल कर पाएंगे। इतनी बातें सुनकर और यह जानकर कि वह सब जांच सकते हैं, रायन और बाकी लोग पूरी तरह मान गए। वैलेंटाइन भी शांत हुआ और अपने परिवार को याद करने लगा। लिया ने लंबी सांस ली। इसलिए तुम हमें जानते थे और जानते थे कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं। मतलब पिछले साइकिल में वे बात कर चुके थे। उसने अनजाने में अपने वेल पर लगी सिल्वर बेल को छुआ। वह डिविनेशन करना चाहती थी, लेकिन लूमियन द्वारा बताए सभी अजीब मामलों को याद कर लिया। वह नहीं चाहती थी कि गलत डिविनेशन से फट पड़े, खासकर जब उनकी वास्तविक इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू भी नहीं हुई थी। रायन ने कुछ सोचा और लूमियन से पूछा, तुम ये सब इसलिए बता रहे हो ताकि हम तुम और तुम्हारी बहन के साथ काम करें? बहुत तेज दिमाग, मेरे कैबेज। लूमियन हंसा और फिर गंभीरता से बोला, पहले बाहर टेलीग्राम भेजो कि पाड्रे में शक है। फिर वही लिजर्ड वाला सवाल। और तारीख की पुष्टि। दूसरा, मेरी बहन आज दोपहर मैडम पुआलिस को टी के लिए बुला रही है। तब हम तीनों एडमिनिस्ट्रेटर के मैंशन में चुपके से घुसकर जांच करेंगे। आगे क्या होगा वह इस पर निर्भर करेगा कि आज हमें क्या क्या मिलता है। रायन, लिया और वैलेंटाइन ने एक दूसरे को देखा। लूमियन की बात समझ में आती थी। ये वही था जो वे भी करते। चारों गांव के चौक पहुंचे। रायन टेलीग्राम भेजने गया, जबकि लिया, वैलेंटाइन और लूमियन बाहर एक एल्म ट्री के नीचे इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद लिया ने लूमियन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। तुम बियॉन्डर हो और तुम्हारी बहन भी। हाँ, लूमियन ने साफ कहा। लिया हंसी। हमसे डर नहीं लगता कि हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। हम एक ही नाव में हैं। नाव डूबने वाली हो तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। लूमियन ने कंधे उचका दिए। भविष्य में क्या होगा देखा जाएगा। पहले ये पता तो चले कि हम इस लूप से निकल भी पाएंगे या नहीं। सही कहा। लिया ने वैलेंटाइन की ओर देखा ताकि वह समझ जाए कि अभी मूर्खता का समय नहीं है। वैलेंटाइन ने ठंडे चेहरे से हल्का सा सिर हिलाया। फिर लिया ने वह सवाल किया जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, तुम अपनी पिछली यादें कैसे रख पाए? मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। लूमियन हंसा। लिया कुछ कह पाती उससे पहले वह बोला, मजाक कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं खुद नहीं जानता। किसी तरह मैंने ये यादें रख लीं, और वो भी सिर्फ पिछले 2 साइकिल्स की। उस समय क्या हुआ था सोचो, शायद वही महत्वपूर्ण हो। लिया ने कहा। लूमियन ने ईमानदारी से कहा, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। शायद जब वही चीज़ फिर मेरे सामने आएगी तभी समझ सकूंगा। लिया उसके साथ आगे विश्लेषण करती, उससे पहले ही रायन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से बाहर आया, हाथ में टेलीग्राम का जवाब लिए। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे 3 बियॉन्डर्स लिया, वैलेंटाइन और रायन से, जो एकदम एक साथ रायन से पूछते हैं, तो भाई क्या पता चला? अब देखें, ये लोग वैसे लूमियन की बातों पर भरोसा तो कर चुके थे, लेकिन इंसान खुद को हमेशा समझाता रहता है कि शायद सब कुछ इतना बुरा न हो। शायद बच्चा थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोल रहा होगा। पर रायन की जानकारी सुनकर उनकी उम्मीदों पर सीधा चोट पड़ने वाली थी। रायन चारों तरफ देखता है, एल्म ट्री के पास कोई नहीं, और धीरे से बोलता है। सीधे पूछने की हिम्मत नहीं हुई, बस इतना पता चला कि असली तारीख अभी लेट अप्रैल है, लेकिन एग्जैक्ट दिन नहीं पता। लिया और वैलेंटाइन पूरी तरह चुप, क्योंकि अब ये साफ था, ये लोग सच में एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। और मज़ेदार बात, ये लोग कोई नए नए बियॉनर्स नहीं, ये अनुभवी सीजन लोग हैं। दिमाग ठनकने से पहले इतनी अजीब घटनाएं कभी नहीं देखी थीं। लिया खुद को रोक नहीं पाती और लूमियन से पूछती है, कॉडू कैसा है? मतलब सच में ये किस टाइप की जगह है? यहाँ हर कोने में कोई अजीब चीज़ खड़ी है। लूमियन मासूम बनने का अपना विश्व फेमस तरीका अपनाता है।
मुझे भी नहीं पता। लूप से पहले जगह एकदम सुंदर, शांत और नॉर्मल थी। बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ ये बोलता है, जबकि खुद भी अनोमलीज में से आधा है। रायन सिर हिलाते हुए बोलता है, मैंने कभी एक साथ इतनी भारी अनोमलीज नहीं देखी। वैलेंटाइन भी जोर देता है, यह अब तक का सबसे खतरनाक केस है। लूमियन हल्का हंसता है, अब तो उसको इन चीज़ों की आदत पड़ चुकी है, और बोलता है, तुमने पहले इसलिए नहीं देखा क्योंकि जो एक बार ऐसी चीज़ों से टकरा जाए वो बचता ही नहीं। लियो उसे घूरकर बोलती है, अगर अच्छी बात नहीं आती तो मत बोलो। कहीं और पैदा हुआ होता तो बच्चा भी नहीं बचता। लूमियन मुस्कुराकर कहता है, क्रेडल में ही मार देते ना। फिर रायन से पूछता है, डेप्यूटी पाड्रे के बारे में कुछ पता चला? रायन बताता है कि पिछले कुछ सालों से नॉर्थ साउथ कॉन्टिनेंट्स में एक ही तरह की कहानियां घूम रही हैं। हेवन ने पापी एल्व्स को धरती पर फेंक दिया और ये इंसानों के शरीर में घुसकर प्रायश्चित करते हैं। कुछ लोग कहते हैं एल्फ पारदर्शी छिपकली जैसे होते हैं। कई वर्शंस हैं। कुछ कहते हैं ये असल एल्व्स नहीं, फेरीज और स्पिरिट्स का कोई मिश्रण है। लूमियन के दिमाग में मैडम नाइट की स्टोरी क्लिक करती है। लगता है दुनिया भर में अचानक एक साथ बहुत अजीब चीजें सामने आने लगी हैं। वह पूछता है, उन्होंने बताया किस डेटी का हेवन? रायन, नहीं, और अलग अलग बातें करने वाले लोग मानते हैं कि एल्फ उनके अपने लोकल डेटी के किंगडम से आया है। अब लूमियन आसमान की तरफ देखकर सोचता है, क्या वह छिपकली जैसी चीज ऊपर से आए, या एस्ट्रल प्लेन से, या आउटर कॉस्मोस से? कहानी और गहरी हो रही है। लिया एक अलग किस्सा सुनाती है। लेनबर्ग वाले फार्मर्स को हाल के सालों में शरारती फेरीज परेशान कर रहे हैं जिन्हें एल्व्स कहा जाता है। लूमियन की समझ में आता है, ये सब आइसोलेटेड केसेस नहीं, कोई व्यापक बड़ी लेवल की गड़बड़ चल रही है। रायन बताता है कि प्रत्येक एल्फ का व्यवहार अलग है, और जो मानव शरीर में रहता है वो शायद सबसे ईवल है। शक होता है कि शायद कोई इसे डेप्यूटी पाड्रे पर नियंत्रण के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लूमियन सीधा बोल पड़ता है, दोपहर के 3:30 पहाड़ी के पीछे मिलना, क्लूज ढूंढने में मदद करोगे? सब तैयार, लेकिन जाने से पहले लिया आवाज लगाती है, इतना काफी नहीं, हमें कैसल, उसके रहवासियों और मैडम पुआलिस की अजीबियों के बारे में बताओ। लूमियन को मैडम पुआलिस के टॉपिक से एलर्जी है, लेकिन बताना पड़ता है। सुनकर रायन, लिया और वैलेंटाइन ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड फिर भी चौंक जाते हैं। लिया माहौल हल्का करते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसी चीजें हर किसी को देखने नहीं मिलती, इसे मौका समझो। वैलेंटाइन ठंडे स्वर में सिर्फ एक शब्द बोलता है, प्यूरिफाइड। लूमियन कहता है, दोपहर में मिलते हैं। और तभी उसे याद आता है बर्ट्रंड, जो टेलीग्राम संभालता है। अगर उसने कोड पढ़ लिया तो? रायन आश्वस्त करता है, हमारे पास सीक्रेट कोड है, चिंता मत कर। लूमियन वापस लौटता है और रास्ते में एवर लिजिया दिखती है जो गीस लेकर जा रही है। लूमियन पुराना मजाक मारता है, अरे हमारी स्प्रिंग एल्फ। एवर शर्मिंदा, मुझे अभी चुना नहीं गया। हल्का सा बातचीत चल रही थी कि एवर अचानक बोलती है, रेमंड मिसिंग है, तुम्हें नहीं पता? लूमियन का चेहरा एकदम से फ्रीज, क्योंकि पिछले साइकिल्स में रेमंड हमेशा शुरुआती दिनों में ठीक ठाक मौजूद रहा था, अब साइकिल की शुरुआत में ही गायब। टाइमलाइन बिगड़ रहा है। एवा बताती है, वह 29 तारीख की दोपहर घर से निकला और वापस नहीं आया। 29 तारीख दोपहर इक्वल साइकिल की शुरुआत। लूमियन समझ नहीं पाता इतिहास क्यों बदल रहा है। वह औरा के पास भागता है और सारी बात बताता है। औरा कहती है, अगर तुम न बताते मैं इस लड़के को शायद भूल ही चुकी होती। ये सुनकर रीडर भी सोचता है, यानी लूप कुछ चीजें मिटा भी देता है। औरा सोचती है, क्या वाटरसाइड रिचुअल में रेमंड एक तरह की बलि बन गया? उसका शरीर किसी एंटिटी ने ले लिया, और अगर उसकी स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो गई हो या पीछे रह गई हो तो उसका कॉप्स लूप ट्रिगर नहीं करेगा। ये पॉसिबिलिटी लूमियन के लिए बहुत पर्सनल है। रेमंड उसका बेवकूफ, मजाकिया पर 5 साल पुराना दोस्त था। अंत में औरा कहती है, रात में स्पिरिट खोजने की कोशिश करेंगे, उसके किसी सामान की जरूरत होगी। लूमियन कहता है, कैसल के बाद रेमंड के घर जाकर ले आएगा। औरा फिर कहती है, कैसल बहुत गंदा है, शायद अनडेड वाली वाइब्स भी हैं, इंटीग्रिटी ब्रोच ले जाओ। लूमियन मना करता है, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। वैलेंटाइन सन पाथवे वाला फनाटिक है, वह इसे बेहतर इस्तेमाल करेगा। कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिकल थी और थोड़ी इमोशनल भी। फिर औरा उसे स्पिरिट विजन और रिचुअल्स की बातें सिखाने वाली थी। अब आते हैं इन्फिल्ट्रेशन सीन पर, जो पूरा सिनेमैटिक लगता है। दोपहर के 3:20 लूमियन पहाड़ी पर पहुंचा ही था कि मैडम पुआलिस और उसकी मेड कैथी को गांव की ओर जाते देखता है। उनके जाते ही वह पीछे रायन, लिया और वैलेंटाइन से मिलता है। इन लोगों के पास हथियार नहीं, या कम से कम सामान्य हथियार नहीं। लिया अपना महत्वाकांक्षी रिवॉल्वर दिखाती है जिसमें अलग अलग पैटर्न्स और बियॉन्ड बुलेट्स हैं। वैलेंटाइन ठंडे भाव से बोलता है, मुझे हथियार चाहिए ही नहीं। लूमियन अपनी साधारण सी आयरन ब्लैक एक्स दिखाता है और खुद ही हंस देता है।
तुम लोग बियॉन्डर्स लगते हो, मैं किसी झगड़े में जाने वाला गुंडा। लिया भी हंस पड़ती है। फिर क्लाइंबिंग शुरू होती है। लिया एकदम निंजा की तरह चढ़ती है, उसके सिल्वर बेल्स तक नहीं हिलते। रायन और वैलेंटाइन तो लिटरल सुपरह्यूमन जंप्स मारते हैं। लूमियन शॉक में, हंटर्स ये सब नहीं कर सकते। फिर डेंजर डिविनेशन शुरू होता है लिया के बेल्स से। बैक एंट्रांस डेंजरस, फ्रंट एंट्रांस बहुत डेंजरस, गार्डन विंडो सेफ, और सब गार्डन की तरफ बढ़ते हैं। लूमियन ट्यूलिप्स तोड़ने ही वाला था कि रायन रोक लेता है। मिशन के बीच फालतू मूव मत करना। लूमियन इसे याद कर लेता है। विंडो से घुसे, हॉल खाली, सर्वेंट्स कम। लिया आगे स्टेल्थ मोड में चलती है, एक सर्वेंट लगभग उससे टकरा ही जाता है, लेकिन मैडम एक ऑयल पेंटिंग के फ्रेम पर चढ़कर खुद को बचा लेती है। लूमियन मन में तालियां बजा रहा था। वे ऊपर पहुंचकर रूम्स चेक करते हैं। अंत में लूमियन लुई लंड के कमरे पर पहुंचता है। वह वही आदमी है जिसने कल चाइल्ड बर्थ किया था। कमरे में खून के निशान थे, लेकिन आदमी गायब। और लूमियन खिड़की से देखता है, लुई नीचे स्टेबल के पास बातचीत कर रहा है। बिल्कुल हेल्दी। कल सी सेक्शन के बाद आज स्टेबल वॉक, बियॉन्ड अ लेवल स्टफ। रायन एक हिंट देता है, अर्थ मदर की पावर्स लाइफ, फर्टिलिटी और रिकवरी से जुड़ी हैं। शायद इसी से हीलिंग हुई हो। लूमियन को पजल के पीसेस मिलने लगते हैं। अब तीसरी मंजिल, मैडम पुआलिस और एडमिनिस्ट्रेटर बेओस्ट का क्षेत्र। यह असली खतरा जोन। उनके बेडरूम में मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर्स, कुछ नॉवेल्स और 5 फोटोज थीं। 4 मैडम पुआलिस की और एक किसी अननोन स्टाइलिश आदमी की। लूमियन पूछता है, एडमिनिस्ट्रेटर की फोटो किधर है? लिया प्रैक्टिकल लॉजिक देती है, शायद वह इस घर में बटलर के लेवल पर है। क्या तुमने कभी किसी घर में बटलर की फोटो देखी है? फिर सवाल, तो यह आदमी कौन है? मैडम का भाई। और कहानी यहीं एक और नए रहस्य की तरफ मुड़ जाती है। लिया ने फोटो में मौजूद आदमी को घूरते हुए खोए हुए अंदाज में कहा। मदद का अनुरोध मिलने के बाद हम 2 दिन बाद संबंधित जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। उसने हल्की सांस लेकर आगे कहा, मैडम पुआलिस का पूरा नाम पुआलिस द रॉकफॉर है ना? वह जरा रुकी, फिर बोली, हमने डिरीज में रॉकफॉर परिवार की जांच की, लेकिन वहां पुआलिस नाम की कोई भी मौजूद नहीं मिली। इंटीज में एक महिला शादी के बाद अपना मायका नाम रखना चाहती तो रख सकती थी, और अगर किसी के नाम में द हो तो इसका मतलब वह कभी किसी कुलीन परिवार से रही होगी, क्योंकि इंटीज भाषा में द का अर्थ होता है से, और उसके बाद आने वाला उपनाम उस समय की जागीर का नाम दर्शाता है। कोई नहीं। लूमियन दंग रह गया। उसे पता था कि मैडम पुआलिस में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पहचान ही नकली हो सकती है। रायन ने सिर हिलाया। डेरीज में रॉकफॉर एक बड़ा परिवार है, कई सदस्य, जिनमें एक प्रांतीय सेनेटर भी शामिल है। हम जल्दी में थे, इसलिए विस्तृत जांच नहीं कर पाए। इतना पता चला कि पुआलिस नाम की कोई महिला तो नहीं है, लेकिन पुलिट नाम का एक आदमी 1 साल से ज्यादा समय से लापता है। पुलिट? लूमियन ने चौंकते हुए पूछा। उसका मैडम पुआलिस से क्या संबंध? दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं। रायन ने कंधे उचका दिए। बिना पुख्ता जानकारी के कुछ कहना मुश्किल है। बस इतना पता है कि पुलिट द रॉकफॉर ट्रियो का एक लोकप्रिय डैंडी था। उसके कई नाजायज बच्चे थे। कई लोग उसे नापसंद करते थे। शायद यही वजह रही होगी कि उसे डेरीज छोड़ना पड़ा, या फिर उसे छोड़ने पर मजबूर किया गया। डैंडीइज्म। लूमियन इस शब्द से अनजान था। और महिलाओं के लिए पत्रिकाएं और राष्ट्रीय मामलों पर आधारित अखबार सब्सक्राइब करती थी। कुछ सामग्री सुपरनैचुरल पर थी, लेकिन पुरुषों की ऐसी दुनिया की जानकारी उसमें नहीं मिलती थी। लिया हंस पड़ी। साधारण भाषा में कहूं तो एक ऐसा कैसेनोवा जो फैशनेबल कपड़े पहनता है, सुंदर तरीके से बोलता है और पूरी आज़ादी से जीता है। लूमियन ने आह भरी और तंज से बोला, त्रियो के लोग वाकई जीना जानते हैं। अपने अफेयर्स को भी एक विचारधारा, एक ट्रेंड बना देते हैं। धोखा देने के मामले में त्रियो वालों से कोई आगे नहीं था। पाड्रे, त्रियो वालों के सामने तो वह अभी भी बच्चा था। पिछले 1 साल में त्रियो में कई आर्केड्स बनाए गए हैं। और ने अपने मार्क्वस ब्लैक टी की चुस्की लेते हुए कहा। मैडम पुआलिस, नाजली और बाकी सब उसके दोस्तरीय भूमिगत रेजिडेंस में नई नई बातें सुन रहे थे। आर्केड क्या है? यह एक ढकी हुई सड़क होती है, जिसके ऊपर कांच की छत और नीचे संगमरमर की फर्श। दोनों ओर शानदार दुकानें होती हैं। दिन में ऊपर से धूप आती है और रात में गैस लैंप रोशनी करते हैं। अंदर गाड़ियों को आने की इजाज़त नहीं होती। सबसे मशहूर है ओपेरा हाउस आर्केड। मैडम पुआलिस ने अपने सफ़ेद चीनी मिट्टी के कप से काली चाय की चुस्की ली और अपनी चमकदार भूरे रंग की आंखों से और की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा। ये तो मुझे ज़रूर देखना चाहिए, नाज़ली ने आह भरते हुए कहा। उसकी आंखों में पहले ही आर्केड की चमक, सफाई और फैशन की तस्वीरें तैरने लगी थीं। और के पास इंटीज के नए फैशन की ताज़ा जानकारी होना ही वह मुख्य कारण था जिसकी वजह से सभी ने उसका आफ्टरनून टी निमंत्रण स्वीकार किया था। कुछ देर बाद बातचीत का रुख और के काम और उसके निजी रिश्तों की ओर मुड़ गया। प्रेम सच में कितना रहस्यमय और पकड़ में न आने वाली चीज़ है।
मैडम पुआलिस ने धीमे से कहा। औरा के मन में तुरंत एक ताना उठा, इसीलिए तो तुम एक समय में कई मर्दों से प्यार कर लेती हो। लेकिन उसने ये बात जाहिर नहीं की। मैडम पुआलिस ने अनुभव भरी मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी मैं उसकी गलतियों से इतनी नाराज हो जाती हूँ कि दिल करता है उसे मार दूं, उसे खत्म कर दूं। लेकिन जब वह सच में मौत के कगार पर होता है तो मैं उसे बचा लेती हूँ और उसे कुछ बताती भी नहीं। शायद यही प्यार है। एडमिनिस्ट्रेटर के रेजिडेंस के मास्टर बेडरूम में लुमियन ने कहा, मैडम पुआलिस शायद कभी पुलिस से प्यार करती थी, एक पुरुष जो डैंडीज़म में विश्वास करता था। शायद दोनों के बीच वर्जित रिश्ता था और इस वजह से उसके परिवार ने उसे त्याग दिया। फिर उसे किसी और से शादी करनी पड़ी और अपने परिवार के रिश्तों का इस्तेमाल करके उसे कॉडू में एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट दिलानी पड़ी। ये वही ट्रूप्स और कहानियां थीं जिन्हें वह औरा की कहानियों में पढ़ता आया था। रायन ने बस संक्षेप में कहा, हो सकता है। खैर, खोज जारी रखो, लेकिन सेफ या किसी भी चीज़ को मत खोलना जिससे अलार्म सक्रिय हो सकता है। लुमियन और उसके साथी फौरन अलग अलग दिशा में फैल गए। हंटर सी आंखें होने के बावजूद लुमियन को कुछ नहीं मिला। लिया और बाकी सब भी खाली हाथ लौटे। मजबूरी में उन्हें स्टडी की ओर बढ़ना पड़ा। समय बीतता गया और वे गलियारे के अंत में पहुंचे जहां एक बंद कमरा सलेरियम के सामने था। पास ही एक सीढ़ी थी जो टावरों में से एक की ओर जाती थी। रायन सलेरियम की तलाशी ले चुका था। उसने लिया की तरफ देखा। लिया ने अपनी वेल पर लटकी छोटी सिल्वर बेल को छुआ और खुद से धीमे धीमे बुदबुदाते हुए वुडन दूर की ओर बढ़ी। इस बार चारों घंटियां शांत रहीं। लिया ने राहत की सांस ली और धीरे से दरवाज़ा खोला। अंदर एक खाली कमरा था। बीच में एक रॉकिंग क्रिप रखा था। भूरा वुडन क्रिप, थोड़ा घिसा हुआ लेकिन साफ। कॉटन स्वॉडलिंग क्लॉथ उसकी उम्र बता रही थी। अंदर खाली। यही नर्सरी थी जहां कभी मैडम पुआलिस के दोनों बच्चे सोते थे। बिस्तर के अलावा कोई खिलौना नहीं, लेकिन फर्श पर गेहूं, बार्ले, राइस, राई, वीट, कई तरह के पौधे बिखरे थे। अजीब बात यह थी, वे सब बिल्कुल ताज़ा थे, मानो कुछ दिन पहले ही रखे गए हों। वैलेंटाइन का शरीर सुनहरी चमक से भर गया। वह कमरे में चक्कर लगाकर वापस आया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, कोई ईवल ऑरा नहीं है। ठीक है। लिया ने लुमियन की तरफ देखा। क्या हम टावर की ओर चलें? लुमियन कैसल के दोनों टावरों को लेकर हमेशा से उत्सुक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आज उसे मौका मिलेगा। वैलेंटाइन नर्सरी से बाहर आया। रायन ने दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी लुमियन की नज़र अंदर पड़ी। क्रिप धीरे धीरे झूल रहा था, लेकिन हवा, खिड़कियां, सब बंद थे। क्या? लुमियन की आंखें फैल गईं। लिया ने उसकी घबराहट देखी और फौरन अंदर झांका। क्रिप अभी भी झूल रहा था, मानो कोई अदृश्य बच्चा स्वॉडलिंग क्लॉथ में लिपटा हुआ उसमें लेटा हो। लिया ने अपनी बाहों को दबाते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। वह स्पिरिट विजन सक्रिय करने ही वाली थी। तभी उसकी वेल और बूट्स पर लगी चारों सिल्वर बेल्स अचानक जोर से बजने लगीं, जैसे फट पड़ेंगी। रायन का चेहरा बदल गया। वह दहाड़ा, यहाँ से निकलो। वह तुरंत सलेरियम की ओर भागा, कांच तोड़कर बाहर का रास्ता बनाने के इरादे से। धड़ाम, कुछ टूटा नहीं। उसकी जगह कांच पर बच्चों के पारदर्शी चेहरे उभर आए, पीले, अजीब, भयानक। रायन जैसे ही उनसे टकराया, वे एक साथ चीख पड़े। उनकी चीखें कैसल की तीसरी मंजिल को भर गईं। दीवारों, कांच, हर सतह पर बच्चों के गोस्टली चेहरे उभर आए, कुछ रोते हुए, कुछ उन्हें देख रहे थे। उनकी ठंडी, खाली निगाहों ने लुमियन की रगों में बर्फ सा दौड़ा दिया। वैलेंटाइन की देह अचानक सुनहरी रोशनी से जल उठी। वह रोशनी फैलकर सबको ढकने लगी। रायन, लिया, लुमियन। एक गर्मी लुमियन के अंदर उतरी। डर धुल गया, हिम्मत लौट आई। उसने अपनी आयरन ब्लैक एक्स कसकर पकड़ ली। रायन अब ऊंचा और विशाल दिखने लगा। सुबह जैसी रोशनी उसके चारों ओर जमा हुई, एक सिल्वर व्हाइट फुल बॉडी आर्मर का रूप लेते हुए। एक विशाल प्रकाश तलवार उसके हाथ में उभर आई। उसने एक जोरदार प्रहार से खिड़कियों पर वार किया। चेहरे चीखते हुए धुएं में बदल गए, लेकिन कांच अब भी नहीं टूटा। नए चेहरे उभर आए। चीखें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। तभी एक महिला की आवाज़ गूंजी, कौन इस कैसल में घुसने की हिम्मत करता है? लुमियन ने ऊपर की ओर देखा। सीढ़ियों के दूसरी तरफ, दूसरी मंजिल पर वह दिखाई दी। मध्यम आयु की औरत, भूरे बाल, भूरे आंखें, चेहरा साफ सुथरा। वह मिडवाइफ, वही जिसने लुई लन की डिलीवरी कराई थी। उसके हाथ में विशाल सिजर्स थीं। वे सिजर्स किसी इंसान का सिर भी आसानी से काट सकती थीं। वह ग्रेइश वाइट गाउन में खड़ी, जैसे बगीचे में किसी शाखा को काटकर लौटी हो। उसने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम सब मरने के लायक हो। भूमिगत रेजिडेंस में मैडम पुआलिस अचानक कांप उठी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने अपनी नाजुक टीकप धीरे से मेज़ पर रखी और बोली, माफ़ कीजिएगा, मुझे अचानक एक ज़रूरी बात याद आ गई है। मुझे तुरंत घर लौटना होगा। और चौंकी, और इतना अचानक? पुआलिस ने अफसोस से कहा, मैं आपके काम और आपके प्रेम के जटिल चित्रण पर और बातें करना चाहती थी। ओह, निश्चित ही।
आप कभी भी। दुर्भाग्य से पुआलिस ने सिर हिलाया। मैं अभी नहीं रुक सकती। यह मेरे बच्चों से संबंधित है। वैलेंटाइन ने ग्रेइश वाइट गाउन वाली महिला को देखा। उसकी आंखों में घृणा भर गई। उसने दोनों हाथ फैलाए जैसे सूरज को गले लगा रहा हो। एक चकाचौंध रोशनी का स्तंभ आसमान से उतरा, सीधा महिला पर। दीवारों और कांच पर उभरते सभी पारदर्शी चेहरे चीखने से पहले ही गायब हो गए। महिला का शरीर आग में जलने लगा और धुएं बनकर उड़ने लगा। पर उसी पल वह गायब हो गई। लूमियन को यह दृश्य बहुत जाना पहचाना लगा। ठीक इसी तरह माउथ ऑरिफिस मॉन्स्टर गायब हुआ था। इनविजिबिलिटी। वह औरत मरी नहीं थी, बस छिप गई थी। लूमियन तुरंत रायन के पास जा खड़ा हुआ। सिल्वर आर्मर और प्रकाश तलवार से ढका रायन। वह इस वक्त सबसे भरोसेमंद था और लड़ाई में बेहद माहिर। ठीक तभी लिया के पीछे वाली दीवार पर बच्चे का पीला चेहरा उभरा और तेजी से उसी महिला के रूप में बदल गया। महिला ने अपने विशाल सिजर्स लिया की गर्दन पर भींच दिए। क्रैक। लिया का सिर एक ओर गिर गया, लेकिन कोई खून नहीं। न उसके कपड़े, न उसकी त्वचा। उसका शरीर और सिर कागज के फटे हुए पुतले में बदल गए और धीरे से जमीन पर गिर पड़े। कुछ दूर प्लीटेड कैशमेयर ड्रेस पहने असली लिया की सिलोएट उभरी। रायन ने कोई मौका नहीं गंवाया। वह झटके से आगे बढ़ा और तलवार को तिरछा घुमाया। महिला ने सिजर्स से वार रोकने की कोशिश की, लेकिन रायन का प्रहार उसे दीवार में धकेल कर ले गया और वह फिर गायब हो गई। जब वैलेंटाइन अपनी पीठ लूमियन की ओर किए खड़ा था, महिला ने अचानक सूजे हुए गोस्टली चेहरे के साथ हमला किया। वह दीवार के भीतर से निकली और उसके गर्दन के पीछे सिजर्स दे मारी। सावधान, लिया चिल्लाए। वैलेंटाइन ने ठंडी सांस छोड़ी, अपने हाथों को क्रॉस किया। उसके चारों ओर सुनहरी मायावी आग भड़क उठी। कॉरिडोर सूरज की रोशनी जैसा जगमगाने लगा। महिला उस आग से जल उठी और पीछे दीवार में छिप गई। उसका गोस्ट फेस आग में काला धुआं बनकर गायब हो गया। रायन वहीं पहुंचा और वार किया। कैसल कांप उठा, लेकिन वह फिर देर से पहुंच गया। लूमियन अब सब कुछ समझ चुका था। यह मिडवाइफ लुई लंड के जन्म वाले डरावने बच्चों से जुड़ी थी। वह उनकी तरह बन सकती थी। दीवारों, कांच, फर्श, सीलिंग। तीसरी मंजिल उसके लिए खुली दुनिया थी। वह कहीं से भी आ सकती थी। उसे मारना लगभग असंभव था। लूमियन सलेरियम के बीचों बीच जा खड़ा हुआ, दीवारों से दूर। तभी सीलिंग और फर्श पर गोस्टली फेसेस उभर आए। महिला अचानक उसके पैरों के नीचे से निकली और सिजर्स उसकी जांघ पर झपट पड़ी। लूमियन को भयानक खतरे का एहसास हुआ। वह तुरंत छलांग लगा गया, लेकिन आधा पल देर हो चुकी थी। उसकी जांघ बुरी तरह कट गई। खून बह चला। जैसे ही खून की बूंदें गिरीं, महिला ने उन्हें छुआ और वे एक ब्लड कलर्ड फिगर में बदल गईं। ब्लड फिगर सीधा लूमियन पर झपटा। रायन हवा में उछला। उसने अपनी प्रकाश तलवार ब्लड फिगर पर दे मारी, उसे जमीन पर कीलते हुए चकनाचूर कर दिया। लिया तुरंत लूमियन के पास आए। उसने उसकी जांघ पकड़ी और लूमियन हैरान रह गया। जख्म उसकी जांघ से खिसककर पिंडली के पास चला गया, जहां नसें कम थीं और खून बहना लगभग रुक गया। तभी महिला सीलिंग से उतरी। इस बार उसकी आंखों में आग थी। लूमियन की पिंडली से टपकती खून की बूंदें जलने लगीं। उनमें से चमकदार वसंत जैसी लौ उठी। लौ उसके नसों तक फैलने लगी। लूमियन को लगा उसका जीवन उसकी देह से तेजी से खींचा जा रहा है। रायन ने जमीन में प्रकाश तलवार भोंक दी और उनके चारों ओर सुबह जैसी चमकदार रोशनी फैल गई। ब्लड फिगर्स पिघल गए। लूमियन की पिंडली का घाव आग से सील हो गया। रायन ने तलवार बाहर निकाली और गरज कर कहा, यह स्थान बेहद खतरनाक है, हमें अभी निकलना होगा। साफ था, महिला की ताकत तीसरी मंजिल में सबसे ज्यादा थी। यह उसका पावर अप जोन था। रायन महिला के पीछे दौड़ पड़ा। वैलेंटाइन की होली लाइट और गोल्डन फ्लेम से कॉरिडोर चमक उठा। लिया फर्नीचर पर कूदती भागती रही। सिल्वर बेल्स लगातार बजती रहीं। लूमियन भी उठकर टेबल पर चढ़ गया, महिला के भागने का रास्ता भांपने के लिए। कुछ देर बाद लिया चिल्लाए, टावर की तरफ तेज। महिला सीलिंग से निकली, गुस्से से चिल्लाए, तुम हरामियों। उसकी आवाज ने उनके दिलों पर वार किया। सर घूमने लगा। कमजोरी, दुनिया धुंधली सी। वैलेंटाइन ने होली रेडियंस छोड़ी और रायन चिल्लाया, चलो। चारों दौड़कर स्टेयरकेस पहुंचे और टावर में घुस गए। टावर छोटा था, लेकिन दीवारों पर फायरिंग पोर्ट्स थे। दीवारों पर बच्चे चिपके थे, लेकिन उनके हाथों में बर्ड क्लॉज थीं। सैकड़ों बच्चे, भयानक, विकृत। लूमियन का सिर घूम गया। ये दृश्य उसे लुई लंड के जन्म जितना ही भयावह लगा। वे बात कर रहे थे, बाहर आसमान कितना नीला है, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। नहीं, मम्मी ने कहा है कि हमें अपने क्लॉज छिपाना सीखना होगा, इंसानों जैसा दिखना होगा, तभी बाहर जा पाएंगे। रायन ऊपर की ओर दौड़ा, दूर हटो, और एंट्रांस को अपनी स्वॉर्ड ऑफ डॉन से ब्लॉकेड कर दिया। लिया, वैलेंटाइन और लूमियन तेजी से छिप गए। महिला स्टेयरकेस के पास प्रकट हुई। उसने डर के मारे अपने गले पर सिजर्स रखीं और हल्का सा खिंचाव दिया।
खून फव्वारे की तरह निकला और उसके शरीर पर लाल कवच जैसा फैल गया। रायन ने जेन्यूफ्लेक्ट किया और स्वॉर्ड ऑफ डॉन को स्टोन फ्लो में जोर से घोंप दिया। तलवार अनगिनत रोशनी के कणों में बदल गई, एक हरिकेन ऑफ लाइट बनकर। उस तूफान ने स्टोन फ्लो को चीर दिया और महिला को लपेट लिया। उसकी रेड आर्मर टूट गई, उसका शरीर लाल दरारों से भर गया, फिर फट गया। उसकी फ्लैश और स्पिरिट दोनों तूफान में नष्ट हो गईं। हरिकेन दीवारों और सीढ़ियों को भी चीर गया। बच्चे डरकर चीखने लगे। रायन ने एक दीवार तोड़ी और बाहर की ओर छलांग लगा दी। वैलेंटाइन और लूमियन को पकड़कर पेड़ों से टकराते हुए वे कैसल से दूर उतरे। लिया दीवारों से नीचे उतरकर उनसे आ मिली। 1 मिनट से भी कम समय में मैडम पुआलिस टावर एंट्रांस पर प्रकट हुई। उसका चेहरा खाली भावहीन। दीवारों पर चिपके बच्चे आउटसाइडर्स को कोस रहे थे, बाबैरक, क्रूर, अपनी माँ को पुकार रहे थे। लेकिन मैडम पुआलिस बस खामोश खड़ी रही। कॉडू विलेज के पास जंगल में लूमियन और बाकी कैसल की ओर देख रहे थे। लिया कुछ कहने ही वाली थी पर अचानक बोली, मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, बहुत पास। लूमियन को भी फेंट सी आवाज़ सुनाई दी, पर लिया जैसा करीब नहीं। रायन ने कहा, मुझे भी थोड़ा सुनाई दे रहा है। वैलेंटाइन का चेहरा अचानक बदल गया, जैसे उसे कुछ भयानक याद आ गया हो। लिया अचानक दर्द से कराह उठी। उसने अपना पेट पकड़ लिया। पेट साफ दिख रहा था, सूजा हुआ, अंदर कुछ हिल रहा था। वैलेंटाइन तुरंत भागा और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, सन। ऊपर से गोल्डन लिक्विड टपकने लगा। लिया के शरीर से काला अलूसरी धुआं उठने लगा। उसका चेहरा दर्द और सामान्य के बीच बदलता रहा। कुछ सेकंड बाद उसका पेट सामान्य हो गया। लिया ने लंबी सांस ली। उफ, मैं बाल बाल बची, वरना एक मॉन्स्टर की माँ बन जाती। शुक्र है कि समय रहते निकाल दिया। लिया ने हल्की मुस्कान दी। क्या तुम सब होली वाटर से खुद को प्यूरिफाई करना चाहोगे? मुझे शक है तुम सब के भीतर भी कुछ विकसित हो रहा हो सकता है। हाँ, लूमियन ने तड़प कर कहा। वैलेंटाइन ने पहले रायन को शुद्ध किया, कुछ नहीं हुआ। फिर खुद को, कुछ नहीं हुआ। अब लूमियन की बारी। सन। जैसे ही लिक्विड लाइट उसके सिर पर गिरी, लूमियन के दिल में तेज दर्द उठा। कुछ उसकी नसों में रेंग रहा था। फिर वही रहस्यमयी आवाज़, दूर और पास दोनों, लेकिन इस बार फेंट थी, इसलिए लूमियन अपनी जान नहीं खो बैठा। वैलेंटाइन ने प्योरिफिकेशन तुरंत रोक दिया। ठंडे स्वर में बोला, तुम ठीक हो। लूमियन ने मन ही मन राहत की सांस ली। अब वह समझ चुका था, उसके भीतर जो करप्शन है, जो उस हिडन ईवल गॉड से जुड़ी है, होली वाटर उसे लगभग उजागर कर देती। वह आगे कभी प्योरिफिकेशन नहीं करा सकता, क्योंकि वह खुद एक पोल्यूटेंट था। रायन ने कहा, अगर हम विलेज के एज पर गए तो लूप एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर मैडम पुआलिस हमें पकड़ने आई तो हम लूप फिर से शुरू कर पाएंगे। इस वक्त मरना ठीक नहीं होगा। लिया और वैलेंटाइन ने सिर हिलाया। लूमियन ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। रायन चौंका, क्या तुम्हें नहीं लगता मैडम पुआलिस तुम्हारे पीछे आएगी? लूमियन मुस्कुराया, मैं टावर जाते वक्त बच्चों की नज़रों से बचता रहा, उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। मिडवाइफ को तुमने मार दिया। मैडम पुआलिस क्यों सोचेगी कि तुम तीनों के साथ कोई ग्रामीण भी था? और हमला भी आफ्टरनून टी के वक्त हुआ जब मेरी बहन ने उसे बुलाया था, तो वह तुम तीनों को ही दोषी मानेगी। अगर मैं तुम्हारे साथ भागा तो मैं भी फंस जाऊंगा। रायन, लिया और वैलेंटाइन चुप हो गए। ये प्लान लूमियन का ही था, फिर भी वह खुद को इक्वेशन से बाहर कर रहा था। लूमियन ने हंसकर हाथ हिलाया। कल ओल्ड टैवन में मिलते हैं अगर लूप रीसेट नहीं हुआ तो। चलो, टेक केयर माय कैबेजेस। और वह घर की ओर दौड़ पड़ा, औरा को चेतावनी देने, अगर मैडम पुआलिस कॉन्फ्रंटेशन के लिए आए, औरा को तीनों विदेशियों को ही सौंप देना चाहिए। कुछ रहस्य बताकर समय खरीदना चाहिए, बस जिंदा रहने के लिए। जब वह घर पहुंचा, औरा दरवाजे पर खड़ी सुरक्षित मिली। दोनों एक साथ बोले, सब ठीक है। अपनी बहन की चिंता के जवाब में लूमियन ने सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। उसने अपने आसपास नज़र दौड़ाई और सुझाव दिया, आओ अंदर चलकर बात करते हैं। चूल्हे के पास पहुंचकर उसने रायन और बाकी लोगों के साथ अपनी यात्रा का संक्षिप्त विवरण दिया। फिर लूमियन ने अपनी बहन को सलाह दी कि अगर मैडम पुआलिस उन पर हमला करे तो उसे बिना हिचकिचाहट आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और तीनों विदेशियों को धोखा दे देना चाहिए। किले में घटित घटनाओं को याद करते हुए लूमियन को पूरी तरह एहसास था कि दोनों भाई बहन मैडम पुआलिस का सामना करने की क्षमता नहीं रखते। वे तो मिडवाइफ का सामना भी नहीं कर सके थे। औरा ध्यान से सुन रही थी और अचानक हंसी दबा न सकी। तार्किक रूप से देखा जाए तो तुम्हारी रणनीति सही है, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कहानी की खलनायिका बन गई हूँ। वो भी मुख्य खलनायिका नहीं, बल्कि वो मोहक वाली। महत्वपूर्ण चीज परिणाम है, लूमियन ने जोर देकर कहा।
और तुम्हारे ही शब्दों में अपमान सहना चाहिए, बोझ उठाना चाहिए, अपने उपयोगी शरीर को सुरक्षित रखना चाहिए और सही समय आने पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। औरा ने अनायास अपना माथा पकड़ लिया। क्या मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीब बातें सिखा दी हैं? हाँ, लूमियन ने पूरी ईमानदारी से सिर हिलाया। औरा ने आंखें घुमाईं। ठीक है, समझ गई। मैं सबसे ज़रूरी समय से पहले मैडम पुआलिस का सामना नहीं करूंगी। जब मैडम पुआलिस को पता चला कि चेतावनी सक्रिय हो गई है और वह जाना चाहती थी, तो मैंने उसे नहीं रोका। बस थोड़ी अनिच्छा दिखाई और उससे 1 मिनट और बात की। अच्छा, अब मुझे विस्तार से बताओ कि तुमने क्या क्या पाया। वह भोजन की मेज पर बैठ गई और पूरी गंभीरता से सुनने लगी, ताकि यदि मैडम पुआलिस गुस्से में उससे पूछताछ करे तो वह तैयार रहे। लूमियन ने मेज के दूसरी तरफ से एक कुर्सी खींची और अभियान के अनुभव और लड़ाई के हर विवरण को बताना शुरू किया। औरा सुनती गई और उसके चेहरे का भाव धीरे धीरे अजीब होता गया। क्या हुआ? लूमियन ने पूछा, उसकी बहन की असामान्यता को नोटिस करते हुए। थोड़ा समय सोचने के बाद औरा ने जिज्ञासा और उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा, मैडम पुआलिस के बेडरूम में एक आदमी का पोर्ट्रेट है और वह बिल्कुल उसी आदमी जैसा दिखता है। तुम्हें शक नहीं होता कि वह उसका भाई हो सकता है? हाँ, लूमियन ने बेपरवाही से कहा। 3 विदेशियों ने अनुमान लगाया था कि वह रॉकफॉ परिवार का लापता सदस्य पुलिट हो सकता है। उसने रायन और दूसरों की बातें दोहराई, डैंडीइज्म और असंख्य नाजायज बच्चों का पूरा किस्सा। और तीनों विदेशियों की जांच के अनुसार, लूमियन ने जोड़ा, रॉकफॉ परिवार में पुआलिस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। औरा ने गहरी सांस ली और धीरे से सिर हिलाया। तो हाँ, मुझे लगभग यकीन है कि मेरा अनुमान सही है। उसका अजीब सा भाव और गहरा हो गया। कौन सा अनुमान? लूमियन ने उलझन में पूछा। औरा ने उसे तिरछी नजरों से देखा और बोली, शायद मैडम पुआलिस वास्तव में पुलिट ही है। क्या? ये तो बेहूदगी है। लूमियन अपनी कुर्सी से लगभग कूद पड़ा। एक आदमी है, एक औरत है और मैडम पुआलिस के 2 बच्चे भी हैं। किसने कहा कि उसने उन्हें खुद जन्म दिया? औरा ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा। हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर ने वह काम किया हो, और अगर वे वास्तव में उसके अपने बच्चे भी हों, उसने आगे कहा, तो भी इसका मतलब कुछ नहीं। रहस्यवाद की दुनिया में कुछ भी संभव है। अगर लुई लंड एक आदमी को जन्म दे सकता है, तो पुलिट एक औरत क्यों नहीं बन सकता? ये हो सकता है, लेकिन लूमियन अब भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। औरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तीनों विदेशियों ने यह अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने कुछ सुना नहीं देखा है। याद है, हंटर पाथवे का पड़ोसी पाथवे कौन सा है? उसने पूछा। असैसिन, लूमियन ने तुरंत जवाब दिया। उसे हमेशा से यह नाम कूल लगता था, हंटर से भी ज्यादा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ओह, कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी में, एक आदमी असैसिन पाथवे का दीवाना था। उसने वही रास्ता चुना, औरा ने बताया, और उसका भाव और भी अजीब हो गया। एक गैदरिंग में, वह गहरी उदासी में बोला कि सीक्वेंस 7 तक पहुंचने के बाद असैसिन को जो पोषण पीना होता है, उसका नाम विच है। विच, नाम सुनते ही लूमियन का दिल जैसे नीचे गिर गया। हाँ, विच, औरा ने कहा। रहस्यवाद में विच और वॉलॉक 2 अलग चीजें हैं। तुम हमेशा इन दोनों को उलझा देते थे और अक्सर मुझे विच कह देते थे। काफी असहज स्थिति होती थी। विच, पोषण पीने से व्यक्ति विच बन जाता है। विच के व्यवहार और शक्तियों को अपनाता है और शरीर पूरी तरह बदलकर औरत बन जाता है। लूमियन ने गहरी सांस ली। वह खुद को सौभाग्यशाली समझने लगा कि उसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हंटर पाथवे की मिली थी। अगर वह असैसिन पाथवे में पड़ जाता, तो शायद उत्सुकता उसे कहीं और ले जाती। उस आदमी का क्या हुआ? लूमियन खुद को रोक न सका। क्या उसने पोषण पिया? औरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वह बहुत संघर्ष करता रहा। वह औरत नहीं बनना चाहता था, लेकिन सीक्वेंस 8 पर भी अटका रहना नहीं चाहता था। आखिर किसी ने उसे समझाया, जिंदगी छोटी है, एक बार कोशिश कर ले। उद्धरण चिन्ह। कुछ समय बाद वह फिर एक गैदरिंग में आया, नहीं आए। वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह एक औरत थी, बेहद खूबसूरत, बेहद मोहक। लूमियन कुछ देर तक स्तब्ध रह गया। औरा ने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर तुम भविष्य में सीक्वेंस 5 तक पहुंच गए और हंटर पाथवे का सीक्वेंस 4 मटेरियल नहीं मिला, तो तुम डिमेनेस पाथवे पर भी विचार कर सकते हो। असैसिन पाथवे को डिमेनेस पाथवे भी कहा जाता है। डिमेनेस, लूमियन सिहर गया। असैसिन नाम अब पहले जितना कूल नहीं लग रहा। रहस्यवाद की दुनिया सचमुच बेहद खतरनाक थी। उसने तुरंत बातचीत को मुख्य विषय पर मोड़ दिया। तो मैडम पुआलिस सच में पुलिट हो सकती है। वही कैसनोवा, असैसिन तक औरत बन सकता है, और एक ऐसा रास्ता जो आदमी को बच्चे पैदा करने की शक्ति देता है, वह उसे औरत भी बना सकता है। औरा ने सावधानी से सिर हिलाया और खिड़की के बाहर देखते हुए बोली, मुझे शक है कि मैडम पुआलिस किसी निश्चित सीक्वेंस तक पहुंचकर औरत बनी होगी। उसे अधिकारियों से बचने के लिए गायब होना पड़ा होगा, और हो सकता है कि किसी देवता के बून की तरह उसकी ताकत भी सीक्वेंस बेस्ड हो। उसके पाथवे में फर्टिलिटी, लाइफ मैनिपुलेशन और अनडेड कंट्रोल जैसी क्षमताएं शामिल होंगी, औरा बोली।
यह मिडवाइफ के साथ तुम्हारी लड़ाई से साफ दिखता है। वही क्षमता मैडम नाइट ने परमिटा में दिखाई थी, जो हूबहू मैडम पुआलिस जैसी लग रही थी। अचानक औरा के चेहरे का रंग बदल गया। क्या हुआ? लूमियन ने घबराकर पूछा। क्या उसकी बहन ने फिर कोई भयानक बात जोड़ ली थी? औरा ने गहरी सांस ली और बोली, आफ्टरनून टी पर मैडम पुआलिस ने कहा था प्रेम अगम्य है। उसने बताया कि एक बार किसी ने गलती की और मरने वाला था, लेकिन उसने उसे बचा लिया और दूसरे पक्ष को नहीं बताया। पहले उसे इसका कोई मतलब नहीं लगा था, अब लगा वह बात शायद किसी संकेत के रूप में कही गई थी। लूमियन भी उलझन में था। उसने किसे बचाया? कब? अचानक वह चुप हो गया और औरा को घूरने लगा। दोनों को एक ही बात याद आई। परमिटा में अनडेड को भटका कर बचाने वाली मैडम नाइट थी। वह घटना पिछले चक्र की थी। यदि मैडम पुआलिस उसी बात का जिक्र कर रही थी तो उसके पास पिछले चक्र की कुछ यादें थीं। यह असंभव है, औरा ने फुसफुसाया। लेकिन फिर भी मैं अपने दुश्मन को कम आंकने की बजाय ज्यादा आंकना पसंद करूंगी। लूमियन ने सिर हिलाया। फिर अचानक उसके दिमाग में एक और विचार आया। और ओह ग्रांडे सोयूर, अगर मैडम पुआलिस पहले आदमी थी तो क्या वह तुमसे प्रेम करने लगी थी? मैंने कुछ नहीं किया। और अब भड़क उठी। गलती तुम्हारी थी जो लुई लंड को जन्म देते समय झांक रहे थे। पुआलिस तुमसे मोहित होगी। लूमियन बड़बड़ाया। शायद उसे लगता है कि तुमने मुझे उकसाया। मैं तो उससे मुश्किल से मिलता हूँ, उसने कहा। बस एक बार कुछ लोगों को लेकर उसके पास चला गया था और तब वह पाड्रे के साथ अफेयर में थी। उसने मुझे उस बात पर चिढ़ाया था। तुम उससे साहित्य और ट्रेंड्स पर बातें करती हो, उसके घर से पोनी भी उधार लेती हो। एम्फ, औरा के स्वर में घृणा आ गई। तो फिर वह मुझे उन घटिया मर्दों से क्यों मिलवाना चाहती थी? लूमियन ने सोचा और बोला, शायद वह चाहती थी कि तुम मर्दों से निराश हो जाओ और उसकी तरफ आकर्षित हो जाओ। तुम कैसी कैसी किताबें पढ़ते हो? औरा ने तिरछी नज़र डाली। तुम्हारी ही नॉवेल्स, लूमियन ने कहा। एक में तुमने ऐसा ही प्लॉट लिखा था। अच्छा। औरा कुछ देर चुप रही, जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हो। फिर उसने खिड़की की तरफ देखा और कहा, काफी समय हो गया, लेकिन मैडम पुआलिस हमारे पीछे नहीं आई। चक्र फिर से शुरू भी नहीं हुआ। शायद वह विदेशियों को मारना नहीं चाहती, लूमियन ने कहा। अगर अधिकारियों द्वारा भेजे गए जांचकर्ताओं को मार दिया जाए तो बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। और उसे हम पर कोई शक नहीं है। औरा ने सिर हिलाया और थके स्वर में बोली, मेरा तो अब खाने का भी मन नहीं है। तभी लूमियन को एक विचार आया। क्या होगा अगर हम किले जाएं? औरा ने हंसकर कहा, अपराधी क्राइम सीन पर लौटता है। लूमियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं बस किले की जांच करना चाहता हूँ। मैडम पुआलिस को मुझ पर कोई शक नहीं है तो मैं बिना ध्यान खींचे जा सकता हूँ। और मैंने ट्यूलिप्स भी नहीं तोड़े, उसने जोड़ा। औरा फ्रेग्रेंस बनाने का बहाना कर सकती है। औरा थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये पक्का नहीं है कि मैडम पुआलिस कोई नई मुसीबत खड़ी न करे। देखो, अगर तुम आधे घंटे में वापस नहीं आए तो मैं गांव के किनारे जाकर चक्र शुरू कर दूंगी। ठीक है, लूमियन ने कहा। किले पहुंचते पहुंचते सूरज ढल चुका था। आसमान लालिमा से भरा था। लूमियन बगीचे से होते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। एक मेल सर्वेंट उसकी ओर आया। माफ कीजिए, लूमियन ने कहा, मेरी ग्रांडे सोयूर ऑर्डर एक नया फ्रेग्रेंस बना रही है। क्या मैं मैडम पुआलिस से कुछ ट्यूलिप्स उधार ले सकता हूँ? लाल शर्ट और सफ़ेद पतलून पहने सर्व नट ने बिना शक के कहा। मैं मैडम से पूछकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वह वापस आया। मैडम कहती हैं कि आप सीधे बगीचे में जाकर उन्हें तोड़ लें। वह सच में मुझ पर शक नहीं कर रही। लूमियन बगीचे की ओर बढ़ा। तभी उसने देखा, फूलों की क्यारी के पास एक लेडीज मेड पेड़ की छटाई कर रही थी। एक पल के लिए लूमियन की सांस अटक गई। वह वही मिडवाइफ थी, वही जिसे वैलेंटाइन और बाकी लोगों ने लड़ाई में मारा था, वही जिसे रायन ने आखिरी वार में टुकड़ों में काट दिया था। फिर भी वह वहां खड़ी थी, जिंदा, सांस लेती हुई। धूप और पेड़ों की छाया में उसका चेहरा अजीब तरह से धुंधला लग रहा था। अगर मिडवाइफ ने उसकी तरफ देखा होता तो शायद वह खुद को संभाल नहीं पाता, लेकिन वह चुपचाप छटाई में लगी रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लूमियन ने जल्दी जल्दी कुछ ट्यूलिप्स तोड़े और किले से बाहर निकल गया। गांव लौटते समय उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। रेमंड के घर पहुंचने पर उसने छोटे जर्जर से घर को देखा। दरवाज़ा खुला था। भीतर रेमंड की माँ और बहनें खाना बना रही थीं। उसके पिता पिए ग्रेग मेज पर बैठे वाइन के साथ गमगीन दिखाई दे रहे थे। सुना है रेमंड गायब है? लूमियन ने पूछा। पिए ने थकी आवाज में कहा, तुम्हें पता नहीं। लूमियन ने ईमानदारी से कहा, मैं अपनी चीज़ों में व्यस्त था। पिए ने बताया कि रेमंड 29 तारीख को गया और वापस नहीं आया। लूमियन ने रेमंड के बिस्तर से उसकी एक्सरसाइज बुक और टूटी फाउंटेन पेन निकाली। पिए ने बताया, कोई संदेश नहीं मिला। लूमियन ने भी पुष्टि की, लेकिन ये भी कहा कि शायद ऑर्डर इसमें कुछ ढूंढ सके।
जब वह बाहर निकलने लगा, पीए ने गहरी सांस लेकर कहा, हमारी फैमिली जल्द ही धनवान होने वाली है। लूमियन रुक गया। कौन सा मौका है धनवान बनने का? पीए ने धीमे स्वर में कहा, हमारी किस्मत बदलने वाली है। लूमियन घर लौटा और ऑरा को मिडवाइफ के दिखाई देने की बात बताई। ऑरा ने गंभीर होकर कहा, वह जरूरी नहीं कि जीवित हो सकता है वह किसी अनडेड अवस्था में हो। लूमियन ने बताया कि वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी, सांस भी ले रही थी, लेकिन आंखों में चमक नहीं थी। ऑरा ने इसे किसी गहरी अनॉमलस स्थिति से जोड़ा। बाद में लूमियन ने उसे रियमंड के पिता की बातें बताईं और ऑरा को भी लगा कि किले में जो हुआ उसे मैडम पुआलिस आगे नहीं बढ़ाना चाहती। वह फर्टिलिटी, डेथ और परमिटा से जुड़ी है, टाइम लूप से नहीं, ऑरा ने कहा। फिर रात में उन्होंने रियमंड की स्पिरिट समनिंग की कोशिश की। धीरे धीरे कैंडल की लौ कांपी, नीली हो गई और एक धुंधली आकृति उभरी। रियमंड, उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। ऑरा स्तब्ध रह गई। रियमंड, ग्रेग, तुम क्यों गायब हुए? रियमंड का चेहरा अचानक विकृत हो गया। उसने चीख कर कहा, उन्होंने मुझे डुबो दिया। रियमंड के जवाब पर लूमियन अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका। उसने यह मान लिया था कि रियमंड ने अपने ही इच्छानुसार नदी में डूबकर किसी अज्ञात सत्ता के लिए बलिदान बनना चुना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इसमें अन्य लोग भी शामिल थे। ये सिर्फ कोई अनदेखी ताकत नहीं थी जिसने रियमंड को गहराइयों में खींचा था। वे कौन हैं? ऑरा ने जोर देकर पूछा। रियमंड का चेहरा दर्द और क्रोध से मुरझा गया। उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। उसने शब्दों को थूकते हुए कहा, पॉन्स बेनेट और उसके लोग। उन्होंने मुझे पानी में दबा दिया था। जब एवर और बाकी लोग नदी किनारे से चले गए थे, पॉन्स बेनेट और उसके गुंडे वहीं दिखाई दिए जहां रियमंड किनारे पर बहकर आकर पड़ा था। उन्होंने उसे वापस पानी में धकेल दिया। क्या उसे बलिदान कर किसी देवता को चढ़ाया गया था? लूमियन ने रियमंड के शब्दों से परिदृश्य जोड़ लिया। सारा लेंट उत्सव एक अंधेरे, बलिदानी अनुष्ठान में बदल चुका था। ऑरा ने और जानकारी के लिए दबाव डाला, पर रियमंड बस कुछ ही वाक्य दोहराता रहा, मानो वे उसके स्मृति के अंतिम अवशेष हों। शाप, हम भूत चैनलिंग के लिए सबसे अच्छा समय चूक गए। हमारे पास अब बस यही बची हुई हठधर्मिता है। ऑरा ने एक पल सोचा, फिर एक ऐसा प्रश्न तैयार किया जो रियमंड याद कर सकता हो या नहीं भी कर सकता हो। क्या उन्होंने तुम्हें किसी विशिष्ट प्राणी को बलिदान किया? उसमें क्या खास था? वह कहाँ है? इस बार ऑरा ज्यादा सावधान थी। उसने पूरा नाम पूछने से परहेज किया, सिर्फ अप्रत्यक्ष जानकारी मांगी ताकि रियमंड का निर्णय आसान रहे। वह मानती थी कि अगर बलिदान के दौरान रियमंड की आत्मा ने कुछ महसूस किया होगा तो उस पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए था। रियमंड रुका, उसके भूतपूर्व आंसुओं ने उसकी आंखों के कोनों को लाल कर दिया था। लूमियन का चेहरा कड़ा हो गया और उसने अनायास ही अपनी मुट्ठियां कस लीं। अचानक रियमंड चिल्लाया, अंडरग्राउंड, बनीथ द कैथेड्रल। क्या? ऑरा को मुश्किल से उसकी अपनी आवाज सुनाई दे रही थी। रियमंड के शब्दों के आधार पर वह संकेत दे रहा था कि जिस सीक्रेट अस्तित्व को उसे बलिदान किया गया था वह कैथेड्रल के नीचे निवास करता था। यह असंभव जैसा था, ये फिफ्थ इपॉक था। एक देवता कैसे धरती पर चल सकता है? ऑरा ने खुद को संभाला और सोचा कि रियमंड की आत्मा में शायद पिछली साइकिल का कुछ अंश रह गया है। उसके उत्तर फटे फटे और कुछ बिंदुओं पर जुनूनी थे। दूसरे शब्दों में, उसका साक्ष्य जरूरी नहीं कि कैथेड्रल के नीचे उस प्राणी की मौजूदगी की पुष्टि करता हो, ये सिर्फ उसके सुझाव पर आधारित एक प्रतिक्रिया भी हो सकती थी। लेकिन चाहे रियमंड का उत्तर सही हो या उसका जुनून, कैथेड्रल के नीचे कुछ गड़बड़ था। वही बलिदानी अनुष्ठान की कुंजी छिपी हो सकती थी। ऑरा केवल आशा कर सकती थी कि वहां छुपे रहस्य बहुत भयानक या अतार्किक न हो। ऑरा ने और सवाल किए, पर रियमंड की आत्मा केवल उन्होंने मुझे डुबो दिया, पॉन्स बेनेट और बनीथ द कैथेड्रल जैसे वाक्य ही दोहरा सकी। कोई और लाभ न दिखा तो ऑरा ने भूत चैनलिंग समाप्त की। देखा कि रियमंड की आकृति मोमबत्ती की लौ के ऊपर से गायब हो गई। उस अल्टर पर फैली नीली रोशनी तेजी से कम हो गई। आध्यात्मिकता की दीवार हटते ही उसने पाया कि लूमियन खोया हुआ बैठा है, मौन। तुम क्या सोच रहे हो? ऑरा ने अपने भाई की आंखों के सामने हाथ हिलाकर पूछा। लूमियन ने जबरदस्ती मुस्कान बनाई और कहा, कल पॉन्स बेनेट को मैंने ज्यादा जोर से नहीं मारा, मुझे पछतावा है। उसने पॉन्स बेनेट के घुटने में घुटना मारकर उसे काफी दर्द दिया था, पर उसने उसे स्थायी रूप से नुकसान पहुंचाने से रोका। 9वीं रात से पहले पाड्रे और उसके साथियों के साथ टकराव बढ़ाना ठीक नहीं होता। उसने तार्किक कारणों से खुद को रोका। मौका आएगा, ऑरा ने उसे आश्वस्त किया। लूमियन ने सिर हिलाया और हंसा। दरअसल हम कुछ अनदेखा कर रहे थे। लेंट से पहले सिर्फ हम ही नहीं हैं जो टकराव बढ़ाने से डरते हैं, पाड्रे और उसके गुंडे भी हैं। वे तैयार नहीं हैं, उन्होंने अनुष्ठान शुरू नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, अगर लूमियन वाकई पॉन्स बेनेट को अस्थायी हमला करता भी, पाड्रे शायद सिर्फ दिखावा करते और असली कार्रवाई नहीं करते। वे समय काटते रहेंगे जब तक लेंट शुरू न हो जाए। चाहे लूमियन ने उन्हें नाराज किया हो या नहीं, लेंट के दौरान हर गांव वाला उनके निशाने पर आ जाएगा।
ऑरा ने लूमियन की बात समझी और हल्की सहमति में सिर हिलाया। तुम फैसला कर सकते हो कि पॉन्स बेनेट से कैसे बदला लेना है। अब हमें देखना है कि हम 12th नाइट तक कैसे बचेंगे, जब पाद्रे और उसके साथियों को लेंट के दौरान बहुत शक्ति मिल जाएगी। लूमियन तुरंत गहन विचार में डूब गया। ऑरा ने अपने विचार साझा किए। हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हम 3 फॉरेनर्स के साथ मिलते हैं, या हम खुद को मजबूत करने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। अगर हम ये पक्का कर सकें कि मैडम पुआलिस का लूप से कोई संबंध नहीं है और वह भी यहाँ फंसी है, तो हम शायद उसके साथ सहयोग कर सकते हैं। हाँ, लूमियन चकित हुआ। मैडम पुआलिस एक भयानक और दुष्ट बियॉन्डर थी। ऑरा ने सुकून से कहा, मेरे वतन के एक दार्शनिक ने कहा था कि मुख्य और गौण विरोधाभासों में संतुलन की आवश्यकता होती है। हमें हर संभावित शक्ति को एक साथ जोड़ना होगा। हाँ, कैथेड्रल के नीचे कुछ गड़बड़ है। वहाँ महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। हमें लेंट से पहले उसकी छानबीन करनी होगी, शायद हमें दूसरा मौका न मिले। ऑरा की जानकारी के अनुसार इस दुनिया के अधिकांश कैथीड्रल्स के नीचे का हिस्सा मौजूद होता था। कुछ में सील्ड आर्टिफैक्ट्स रखे जाते थे, जबकि अन्य महत्वपूर्ण लोगों के दफन स्थलों के रूप में बनाए जाते थे। कॉडू के कैथेड्रल में सील्ड आर्टिफैक्ट्स या उल्लेखनीय लोगों के दफन होने का प्रमाण नहीं था, पर फिर भी निर्माण के समय एक बड़ा बेसमेंट बनाया गया था। ठीक है, लूमियन ने सहमति जताई। मैं कल 3 फॉरेनर्स से बात करूंगा। फिर उसने रियमंड की स्थिति का जिक्र किया। वह सिर्फ कुछ शब्द ही क्यों कह सकता है? क्या आत्मा सही तरीके से बुलाई नहीं गई? ऑरा ने फिर एक बार आह भरी। माध्यमवाद के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि होती है, मृत्यु के 1 घंटे के भीतर। 1 घंटे के बाद मृतक की आत्मा तेजी से घट जाती है, उनकी मूल यादें चली जाती हैं। बस कुछ विचार, भावनाएं और छवियां बचती हैं। हमारे वतन में इसे ऑब्सेशन कहा जाता है। लूमियन ने हल्का सिर हिलाया। अगले साइकिल के शुरू होने पर हम रियमंड को फिर से बुलाएंगे। क्या उसे 1 घंटे की मृत्यु माना जाएगा? पर ठहरो, क्यों रियमंड पिछली साइकिल को याद कर रहा है? तभी उसे मामला समझ में आया। साइकिल रीसेट होने के बाद रियमंड को डूबने की याद क्यों रहनी चाहिए? ऑरा चकित हुई। उसने अपनी अनुष्ठानिक सोच मिलाकर कहा, मुझे लगता है ऐसा गिना जाता है। अभी लेंट नहीं हुआ। समयरेखा के अनुसार रियमंड को अभी डूबना नहीं था, इसलिए उसे हत्यारे की पहचान नहीं पता चलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उसने अपना शरीर खो दिया है, वह केवल एक आत्मा के रूप में मौजूद रह सकता है। यह मृत्यु के समान है। कुछ लिंगरिंग ऑब्सेशंस रह जाती हैं, इसलिए हमने जो अभी बुलाया वह पिछली साइकिल के कुछ घटनाओं को याद रखता है। सरल शब्दों में, रियमंड की स्थिति अनोखी हो गई है क्योंकि उसका शरीर बलिदान कर दिया गया था। वह रीसेट के बाद भी कुछ यादें बनाए रखता है, हाँ, जैसे कि एक ग्लिच। लूप ने एक छोटा त्रुटि सा कर दिया था क्योंकि रियमंड का शरीर बलिदान हुआ था। लूमियन ने ऑरा की व्याख्या से मोटे तौर पर समझ लिया। ऑरा मुस्काए और जोड़ती है, ऐसा लगता है कि जो शक्ति लूप को चलाती है वह बहुत मैकेनिकल और कठोर है। शायद वह मूल मालिक के नियंत्रण में नहीं है और स्वायत्त रूप से काम कर रही है, वरना वह आसानी से रियमंड की आत्मा पर निशाना लगा सकती थी। इस पर वह थोड़ी शांत दिखी। फिर भी, अगर ऐसा है तो हमारे पास साइकिल तोड़ने का मौका है। उन दोनों के चेहरों पर आशा की एक किरण चमकी। उन्होंने अल्टर साफ किया और दूसरे तले के स्टडी में चले गए। ऑरा ने लूमियन को हर्मीज और एंशिएंट हर्मीज शब्द सिखाए, वो शब्द जो उसने गड़बड़ और गलत अनुष्ठान के आधार पर लिखा था। लूमियन पहले से कुछ शब्द जानता था, इसलिए उसकी प्रगति अच्छी दिखी। तेज बिजली की लाइट के नीचे ऑरा ने शब्दों के उच्चारण और संरचना समझाए, साथ ही वह मसाले, लौंग, खून और अन्य सामग्रियों से मोमबत्तियां बना रही थी। लूमियन ध्यान से पढ़ रहा था। बीच बीच में वह अपनी बहन को काम करते हुए निहारता, ऐसा लगता जैसे वह अपने गर्म जीवन में लौट आया हो, लूप्स या दुष्ट देवताओं से मुक्त। बाहर खिड़की से रात शांत थी। लूमियन जागा और पाया कि वह अपनी धुंधली सी कमरे में है। बिस्तर से उठा, मेज पर गया और कलम पन्ना लेकर एंशिएंट हर्मीज और हर्मीज शब्द लिखने लगा, पहले गलत क्रम में, फिर नंबर लगाकर ठीक किया। खत्म करके उसने राहत की सांस ली और मेज पर रखी 4 वस्तुओं की ओर देखा। 2 धूसर सफ़ेद मस्क मोमबत्तियां ऑरा ने बनाई थीं, एक लूमियन के खून वाली, दूसरी बिना ग्रे एम्बर परफ्यूम की बोतल, ट्यूलिप पाउडर वाली धातु की बोतल और ऑरा द्वारा दी गई चांदी की दागा। वह महिला ने सच में भेजा है। लूमियन का दिल शांत हुआ जब उसने ये वस्तुएं देखीं। उसने इंसेंस ढूंढा और सब कुछ डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर पानी का ग्लास और मोटा नमक लेकर रसोई से आया। अनुष्ठान की सामग्री अब तैयार थी। सोने से पहले ऑरा चिंतित थी कि लूमियन के पास टागर डेटी के लिए उपयुक्त प्रतीक न हो, ऐसा प्रतीक जिससे वह रेप्लिका गोटस्किन पर वस्तुओं को जलाकर अपने इच्छाएं उस देवता तक सूचित कर सके। पर रहस्यमयी महिला ने इसका जिक्र नहीं किया था। शायद किसी प्रतीक की जरूरत नहीं थी। आखिरकार, मूल रूप से यह उस शक्ति से प्रार्थना करना था जो लूमियन के शरीर में थी। वह सभी प्रार्थनाएं बिना अतिरिक्त कागजी कार्रवाई के सुन सकती थी। लूमियन ने गहरी सांस ली। उसने अपने खून वाली धूसर सफ़ेद मस्क मोमबत्ती को अल्टर के शीर्ष पर रखा, देवता का प्रतीक, और दूसरी मोमबत्ती खुद के सामने रखी।
क्रम का पालन करते हुए उसने मोमबत्ती जलाए। वह अनुष्ठानिक चांदी की दागा से आध्यात्मिकता की दीवार बनाने की कोशिश में विशेषज्ञ नहीं था, पर जब उसकी आत्मिकता दागा के सिरे से बाहर निकली और हवा से जुड़ी, उसने एक रहस्यमय अनुभूति पकड़ी जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। शीघ्र ही आध्यात्मिकता की दीवार बन गई और लूमियन की आत्मिकता काफी हद तक सक्रिय हो गई। उसने ऑरा की होममेड इंसेंस और कॉजिटेशन का उपयोग करते हुए मन साफ किया और उस स्थिति में पहुंचा जहां वह अनुष्ठान कर सकता था। एक सिजिल की आवाज के साथ उसने ग्रे एम्बर परफ्यूम और ट्यूलिप पाउडर को देवता का प्रतीक मोमबत्ती पर टपकाया। अजीब खुशबू हवा में फैली और लूमियन ने महसूस किया कि उसके चारों ओर जादुई ऊर्जा धड़क रही है। उसने एंशिएंट हर्मीज में चिल्लाया, पावर ऑफ इनएविटेबिलिटी, पावर ऑफ इनएविटेबिलिटी। जब उसने शब्द उच्चारित किए, अल्टर की रोशनी खतरनाक रूप से मंद पड़ी। नारंगी मोमबत्ती की लौ झपकने लगी, वह सिकुड़कर चिरंसा हो गई। लूमियन के सीने में गर्मी छा गई और सिर चकराने लगा। कानों में बजर की तरह आवाज आई, मानो वह फिर से उस भयानक आवाज को सुनने के कगार पर था, जो आने के साथ साथ दूर भी खेले जा रही हो। लूमियन ने खुद को स्थिर किया और एक एहसास हुआ, उस भ्रष्टाचार को ब्लूइश ब्लैक सिंबल के मालिक ने सील किया हुआ था। चाहे वह गहरी कॉजिटेशन में क्यों न उतरता, वह मात्र थॉर्न सिंबल ही पकड़ पाता और मामूली औरत छोड़ पाता। वह इसकी सच्ची शक्ति को पकड़ नहीं सकता था। क्या यह अनुष्ठान उस सील को बाईपास करके बूंद को अवशोषित कर सकता है? केवल तभी, यदि ब्लूइश ब्लैक सिंबल का मालिक, वह महान अस्तित्व, मूक सहमति दे। रहस्यमयी महिला के आत्मविश्वास को याद कर लूमियन में आत्मविश्वास की लहर उठी। उसने सोचा कि शायद अनुष्ठान में उस महान उपस्थिति की अनुमति मांगने का कोई घटक था, किंतु सटीक तरीका उसे समझ में नहीं आया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने देरी नहीं की। उद्यम से उसने एंशिएंट हर्मीज के अगले मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। यू आर द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। यू आर द कॉज, द इफेक्ट एंड द प्रोसेस। ये शब्द सील्ड अल्टर में गूंजे। फर्श और अवशेष कांप उठे, जैसे अनगिनत अजीब प्राणी फटकर बाहर आ रहे हों। अचानक एक काली हवा प्रकट हुई। मोमबत्ती जो सिकुड़ चुकी थी, फिर फूलने लगी, सिल्वर ह्यू और काले स्पर्श के साथ। लूमियन ने फिर वही आवाज सुनी जिसने हमेशा उसे मौत के कगार पर खड़ा कर दिया था, पर इस बार अल्टर से स्लेटी धुंध उभर आए और उसके चारों ओर लिप गई। यह अनुभव डीप कॉजिटेशन और नूडल मैन के नृत्य के बीच तैरता हुआ सा था, न तो मरने के कगार पर, न आरामदायक। चक्कर, मतली और बेचैनी से उसका मन घूम रहा था। मुश्किल से नियंत्रण बनाए रखते हुए लूमियन ने अनुष्ठान जारी रखा। I implore you, I beseech your benediction. I plead with you to grant me the power of dancer. Tulip, a herb that belongs to inevitability, please pass your powers to my incantation. Grey amber, a herb that belongs to inevitability, please pass your powers to my incantation. जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, लूमियन की कानों में सीटी जैसी आवाज तेज हो गई। चक्कर और तेज हो गए, ऐसा लगा मानो अनगिनत आंसू उसकी त्वचा के नीचे उबल रहे हों। अंततः उसने मंत्रोच्चारण पूरा किया। लगभग तुरंत चांदी काली मोमबत्ती की लौ सघन हुई और एक प्रकाश स्तंभ में बदल गई, जो उसके बाएं पेक्टोरल को प्रकाशित कर गया। चांदी काला फैंटम तरल रूप में बह निकला, तेजी से लूमियन को घेरता हुआ, उसके शरीर को बदल देने वाला, दारुण और भयानक। लूमियन को जैसे उसकी त्वचा पर हजारों सुई चुभ रही हों, उसकी मांसपेशियां विभाजित हो रही हों। आवाज बहुगुणित होकर उसके मस्तिष्क में गूंजने लगी। वह दर्द से तड़प रहा था, उसका मन पागलपन के किनारे झूल रहा था। उसका रक्तनाल भीतर से जल रहा था। ये कष्ट उसकी पहले की नियर डेथ स्थितियों से कहीं अधिक तीव्र था। बस दांत पूंछते हुए उसने सहन किया, अपनी टूटी मानसिकता को कसकर पकड़े रखा। फिर धीरे धीरे पीड़ा कम हुई। लूमियन ने महसूस किया कि उसने बोझ उतार लिया। उस पर एक अचानक राहत की लहर आई। वह अपने विचार समेट कर ऊपर देखने लगा। मोमबत्ती की लौ मूल आकार पर लौट आई, पर उसने अपनी सिल्वर काली रंगत बनाए रखी। होश में आते ही लूमियन ने 2 तेज कदम बढ़ाकर अपनी प्रतिरूप मोमबत्ती बुझा दी, किसी त्रुटि से बचने के लिए। अब देवता का प्रतीक मोमबत्ती थी। उसने विधि के अनुसार सावधानी से चरण दर चरण अनुष्ठान पूरा किया। आध्यात्मिकता की दीवार घुलती। लूमियन थका हुआ था, शारीरिक रूप से दुखी, मानो किसी भारी राक्षस से युद्ध कर लौट आया हो। कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल साफ हो गया। लूमियन ने अपनी स्थिति का आकलन किया और पाया कि उसके मन में बहुत सारी जानकारी प्रकट हो चुकी थी। ये 3 प्रमुख हिस्सों में बनती थी। पहला, नृत्य, लय और आध्यात्मिकता से प्रकृति की शक्तियों से जुड़ना और अज्ञात संस्थाओं से संवाद करना। यही डांसर होने का सार था। इस ज्ञान के साथ लूमियन न केवल इनएविटेबिलिटी से प्रार्थना कर सकता था, बल्कि परिस्थितियों अनुरूप नए बलिदानी नृत्य भी रच सकता था, ताकि अन्य प्राणियों को शांत किया जा सके। दूसरा और तीसरा खंड पहले के अनुप्रयोग थे। लूमियन जो सबसे ज्यादा चाहता था वह नूडल मैन द्वारा किया गया रहस्यमयी नृत्य था। ये ज्ञान सीधे उसके मन में प्रत्यारोपित हो गया था, बस अभ्यास की कमी थी। इस आकेन सैक्रिफिशियल डांस से वह अपने छाती पर मौजूद ब्लैक थॉर्न सिंबल को सक्रिय कर सकता था और ड्रीम रूइंस में फॉर्मिडेबल मॉन्स्टर्स को दबा सकता था।
तीसरे खंड में एक और अजीब नृत्य था, न केवल पारंपरिक बलिदानी रीत बल्कि बलिदान और समनिंग का मिश्रण। इस नृत्य से लुमियन आसपास की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता था और अपने ही रक्त की कीमत पर उनमें से किसी एक को स्वयं से बांधकर उसकी क्षमता या गुण पा सकता था। बेशक इसके भारी दुष्प्रभाव हो सकते थे। कुछ अटैचमेंट्स मनुष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते और कुछ छोड़ने में अनिच्छुक बनाते, जटिलताएं उत्पन्न हो सकती थीं। लुमियन ने समझा कि समन्ड एंटिटीज को पूरी तरह समझना जरूरी है, बिना तैयारी के प्रयोग करना खतरनाक होगा। ऐसे में रहस्यमयी ज्ञान का महत्व स्पष्ट था। उसे किसी व्यापक स्रोत, मिस्टीरियस क्रीचर्स इलस्ट्रेटेड या स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स इलस्ट्रेटेड की जरूरत थी, पर यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध वॉलॉक के पास भी इतना नहीं होता। कुछ ही क्षण बाद लुमियन ने महसूस किया कि उसकी लचीलेपन में वाकई बढ़ोतरी हुई है। नूडल मैन जैसा नहीं, पर अब वह सामान्य मनुष्यों से कहीं बेहतर था। वह रहस्यमयी अनुष्ठानिक नृत्य कर सकता था। उसने सहजता से पीछे लात मारी, सिर के पीछे छुआ और संतोषपूर्वक कहा, बिल्कुल, मैं कई ऐसी क्रियाएं कर सकता हूं जो पहले असंभव थीं। मेरी हंटर कॉम्बैट स्किल्स भी बेहतर हुई हैं। लुमियन ने नृत्य का अभ्यास शुरू किया ताकि उसके शरीर को गतिविधियों से परिचित कराया जा सके और प्रक्रिया तेज हो। कभी कभी उसकी हरकतें जोरदार और प्रतिध्वनित होती, युद्ध जैसी, और कभी कोमल और धीमी, पर हमेशा लय में। जैसे जैसे वह नृत्य करता रहा, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा फैलकर एम्बिएंट नेचुरल फोर्सेस के साथ घुल मिल गई। धीरे धीरे उसके विचार केंद्रित हुए, मन शांत हुआ और वह एक विषम, रहस्यमयी अवस्था में पहुंचा, मानो उसकी स्पिरिट विजन सक्रिय हो गई हो। साथ ही ऐसा लगा कि वह अपनी भीतर छिपी अनदेखी शक्ति से जुड़ रहा है। उसके सीने में गर्माहट आए और एक फीकी, भयानक आवाज गूंजी, पर अब बिना परिणाम के। लुमियन ने नृत्य बंद किया, कपड़े खोलकर अपने सीने का निरीक्षण किया। ब्लैकथॉर्न फिर से प्रकट हुआ, ब्लूइश ब्लैक वाला भी। उसके विचार थोड़े बिखरे पर जल्दी सामान्य हुए। उसने वांछित प्रभाव को पूरा पाया और समय मापा। ब्लैकथॉर्न के प्रकट होने से गायब होने तक लगभग 1 मिनट हुआ। लुमियन ने कपड़े ठीक किए और दूसरे अजीब नृत्य की तैयारी की। यह पागल और विकृत था, उसने इसे ठीक से वर्णित नहीं किया। जैसे ही वह नृत्य करता, उसकी आत्मिकता फिर फैली और प्राकृतिक शक्तियों के साथ मिल गई। नृत्य के आखिरी हिस्से में उसने कुछ अजीब अनुभव किए। 3 आकृतियां पहली तले की खिड़की पर दिखाई दी, स्किनलेस मॉन्स्टर, शॉटगन मॉन्स्टर और एक माउथ ऑरिफिस मॉन्स्टर जिस पर ब्लैक मार्क था। वह मुस्कुराया, क्या ये विक्टिम्स कंप्लेंट्स मीटिंग है? लुमियन किसी एक मॉन्स्टर को बांध सकता था और उनकी क्षमताएं ले सकता था। चांदी की धागा निकालकर अपने शरीर पर कटकर थोड़ा रक्त छोड़कर उसने माउथ ऑरिफिस मॉन्स्टर की इनविजिबिलिटी चाही पर इच्छाओं पर काबू रखा, क्योंकि किसी मॉन्स्टर को अपने ऊपर बांधना जोखिम भरा था। नृत्य पूरा कर वह कुछ कमजोर और मृदु आवाजें सुनने लगा। ऐसा लगा जैसे कई लोग बातचीत कर रहे हों, पर आवाजें उस भ्रष्टाचार से आ रही थी जो सील था। अंतिम गतियों के बाद लुमियन खड़ा रहा और बड़बड़ाया, मैंने क्या सुना? वह आधे लिटरेसी था मिस्टिसिज्म में और स्रोत की पहचान नहीं कर पाया। उसे और आगे बढ़ना था, क्योंकि यह भ्रष्टाचार कम भयानक नहीं था। आवाजें धीमी पड़ी और उसने पुष्टि की कि डांसर ने उसकी आत्मिकता बढ़ाई है। शायद वह सीक्वेंस 9S जैसा नहीं, पर उसने खुद को हंटर के बंधन से ऊपर पाया, औसत से बेहतर। मेरी कमियां पुख्ता हो गईं, लुमियन प्रसन्न हुआ। उसने नहीं सोचा कि डांसर की शक्ति सहने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। वह इसे रोक नहीं सकता था, तो इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने अपना थका हुआ सिर रगड़ा और रात के लिए आराम करने का निर्णय लिया, असल दुनिया में लौटकर उल्लू का इंतजार करने के लिए। लुमियन की आंखें अचानक खुली, उसकी पीड़ा गायब और उसकी आत्मिकता बहाल। वह झट से उठा, खिड़की तक गया और पर्दे फाड़कर खोला। भोर अभी नहीं टूटी थी, लाल खून चंद्रमा पश्चिम में डूब रहा था और सितारों ने आकाश छिड़का था। पास के एक एल्म पर बड़ी उल्लू अपनी तीक्ष्ण आंखों से लुमियन को घूर रही थी। आश्चर्य की बजाय उसने मुस्कान दी। तुम वापस आ गई, उसने कहा। उत्साह में उसकी हरकतें, टोन, चेहरा सब लक्ष्य को मारने की इच्छा जगा रहे थे। उल्लू कुछ सेकंड तक निहार कर पंख फैलाकर अंधेरे में गायब हो गया। करीब उसी समय औरर बेडरूम से निकली, दरवाजा खोला और लुमियन के कमरे में आई। कैसा रहा? लुमियन ने तुरंत पूछा। औरर ने सिर हिलाया। व्हाइट पेपर इज ऑन इट। उसकी हल्की नीली आंखें गहरी हो गईं और उसके भीतर पेड़ उगे हुए नजर आ रहे थे, जैसे वे पीछे हट रहे हों। उसने एक मर्क्यूरी प्लैटेड मिरर निकाला और मेज पर रखा। पेल व्हाइट पाउडर का उपयोग करते हुए उसने एक जादू डाला जो दिखा रहा था कि वह क्या देख रही थी। लुमियन ने उल्लू की परछाई देखी। ये कॉर्डू पर कम ऊंचाई पर घूम रहा था, किसी पीछा करने वाले को झटका देने की कोशिश कर रहा था। पर व्हाइट पेपर, स्पिरिट वर्ल्ड का प्राणी, तीव्र और निडर था, एक निश्चित दूरी बनाए हुए। 1 या 2 मिनट बाद उल्लू गांव के चौक पहुंचा। बिना देर किए वह कैथेड्रल के पास के सेमेट्री में गोता लगा दिया। लुमियन ने भीतर से आह भरी। पिछली बार जब वे मिशेल गैरिग पर जासूसी कर रहे थे, तो जो छिपकली डेप्यूटी पादरे के मुंह से निकली थी, वह भी सेमेट्री में समाप्त हुई थी, कई कब्रों में झांकती हुई। लुमियन ने औरर की तरफ देखा।
तुम नहीं सोचती कि यह कहानियों जैसी है जहां सेमेट्री किसी खलनायक की गुफा या अड्डा भी हो सकता है? ऑरा ने उड़ते स्वर में कहा, तुम जानते हो कि जीवन कला को प्रेरित करता है ना? उल्लू मौसोलियम की गहराइयों में उड़ गया। अंदर की जगह विशाल थी, एक ताबूत कक्ष, लगभग लूमियन की रसोई जितना बड़ा। कक्ष के केंद्र में एक काली ताबूत थी, ढक्कन एक तरफ रखा हुआ था। उल्लू ताबूत के किनारे बैठ गया। द डेड वॉलॉक। लूमियन तन गया। और संक्षेप में सहमति में सिर हिलाए और व्हाइट पेपर से कहा कि वह ताबूत के अंदर झांके। उसी समय लूमियन ने ताबूत के एक कोने में छिपी एक आकृति देखी, पर उससे पहले कि वह अपनी बहन से कुछ कह पाता, व्हाइट पेपर की निगाह ताबूत के अंदर गिरी। एक धमाके के साथ मर्क्यूरी मिरर टूट गया और ऑरा ने दर्द भरी चीख छोड़ी। लूमियन ने बहन की तरफ देखा, उसकी आंखें बंद थीं, रक्तधारी आंसुओं के निशान गालों पर थे, चेहरे की मांसपेशियां तेज ट्विच कर रही थीं जैसे फट पड़ें। बिना देरी के ऑरा ने जेब से एक छोटा इंसेंस स्टिक निकाला और जला दिया। हल्की सुगंध दूर दूर तक फैली और शरीर मन शांत हुआ। ऑरा की विकृति कुछ कम हुई, उसने सांस छोड़ी और रुमाल से आंसू पोंछे। क्या तुम ठीक हो? लूमियन ने चिंता से पूछा। ऑरा की आंखें कुछ समय बंद रहीं। ये गंभीर नहीं है, मैं कुछ नींद के बाद ठीक हो जाऊंगी। सौभाग्य से व्हाइट पेपर कमजोर है, कभी कभी कमजोरी ही फायदा होती है। लूमियन चिंतित हुआ। ऑरा खुद पर हंसी। संक्षेप में, मैंने ऐसी चीज देखी जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी, पर व्हाइट पेपर इतना कमजोर था कि उसने सिर्फ एक झलक पाई और स्पिरिट वर्ल्ड में पीछे हट गया। प्रभाव मेरे ऊपर भी कम हुआ, अन्यथा इसे नियंत्रित रखना मुश्किल होता। मिस्टिसिज्म की दुनिया खतरनाक है। लूमियन ने समझ लिया कि जो कुछ नहीं देखना चाहिए उसे न देखना ही बेहतर है। वह अपनी बहन को थोड़ा ठीक होते देख रहा था और पूछा, व्हाइट पेपर ने क्या देखा? वह इतनी हानिकारक क्यों था? मैंने एक सिल्वर ब्लैक स्पेक ऑफ लाइट देखा, और धीमे स्वर में कहा। जो चीजें केवल देखकर क्षति पहुंचा सकती हैं उनके अनगिनत संभावनाएं हैं। शायद ये कोई वस्तु है जो गॉडहुड प्रकट करती है, या कोई हाई सीक्वेंस बियॉन्डर का मिथिकल क्रिएचर रूप है, या कुछ शापित और दुष्टता से भरा हुआ मिथिकल क्रिएचर फॉर्म। लूमियन ने पूछा, शब्द पहले कभी सुने नहीं थे। ऑरा ने बतलाया, डिवाइन पाथवे का सार बियॉन्डर्स को देवताओं में बदलना है। सीक्वेंस 4 पर हम अपना मिथिकल क्रिएचर रूप धारण कर सकते हैं, यद्यपि अपूर्ण। सीक्वेंस 4 से नीचे के लिए केवल इस रूप को देख लेने से ही क्षति पहुंच सकती है, वे नियंत्रण खो सकते हैं। लूमियन ने तुरंत महसूस किया कि सेंट्स और डेमीगॉड्स कितने भयानक हैं। सीक्वेंस 4 पर वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। लूमियन ने कहा, और जब व्हाइट पेपर ताबूत के पास गया, मुझे लगा मैंने ताबूत के कोने में एक आकृति देखी, पर मैं उस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं कह पाया। और वहां कोई और था? ऑरा ने हैरानी से पूछा। लूमियन ने सिर हिलाया। मुझे लगता है ताबूत में वाला डिसीज्ड वॉलॉक है। जो कोने में था वह या तो उसका पपट या सबॉर्डिनेट है, या कोई और बियॉन्डर। वे वॉलॉक के कॉप्स को नियंत्रित कर रहे हैं। लूमियन ने संक्षेप में स्वीकार किया, वॉलॉक मुद्दा पूरी तरह हल नहीं हुआ। शायद यही वह जड़ है जो धीरे धीरे कॉडू को भ्रष्ट कर रही है। ये खोज उसे एक अजीब मिश्रित खुशी और चिंता दे गई। खुशी की उनकी जांच आगे बढ़ी, चिंतित की सिर्फ ताबूत में झांकना भी उन्हें घायल कर गया। ऑरा ने सोचा, अभी के लिए हम ताबूत में वापस नहीं जाएंगे, कैथेड्रल के नीचे के क्षेत्र पर ध्यान देंगे, शायद वहां सुराग मिले जो ताबूत के मामले को हल कर सकें। ठीक है। लूमियन ने तय किया कि सुबह वह 3 फॉरेनर्स से कैथेड्रल के अंडरग्राउंड की छानबीन के बारे में बात करेगा। ऑरा ने जोड़ा, अगर मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊं तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लूमियन 2 सेकंड के लिए रुका, फिर सहमत हुआ। अब उन्हें सभी ताकत जुटानी थी ताकि कुछ आशा मिल सके। ऑरा ने आंखें बंद रखकर पूछा, तुम्हारा अनुष्ठान सफल रहा लगता है, तुम्हें कैसा लग रहा है? लूमियन ने पूरे अनुष्ठान की प्रक्रिया और नतीजे बताए, पर जीव का सटीक वर्णन नहीं किया। मैंने बूंद पाने पर लगभग नियंत्रण खो दिया, बाद में स्थिर हुआ और शारीरिक परिवर्तन नहीं हुए, शायद इसलिए कि मेरी सीक्वेंस कम है। ऑरा ने मुस्कुरा कर कहा, वो नृत्य जो एबनॉर्मल क्रीचर्स को बुलाता और किसी एक को पोजेस करने देता है, काफी रोचक है। यह मुझे हमारी वतन की एक लेजेंडरी एबिलिटी, स्पिरिचुअल बॉक्सर, की याद दिलाता है। लूमियन समझा नहीं पाया। ऑरा हंसी, ये डेमीगॉड लेवल क्रीचर से आंशिक पोजेशन मांगने और उनकी कॉम्बैट प्रावर्स का उपयोग करने का तरीका है। उसके लिए तो बेहद मजबूत शरीर, आत्मा और मन चाहिए होंगे, है ना? लूमियन ने अनुमान लगाकर कहा। ऑरा ने विषय पर और आगे चर्चा नहीं की। उसने कहा, मुझे अब आराम चाहिए, मदद करो। लूमियन ने उसे सहारा दिया और वे बेडरूम की ओर चले। उसने कैजुअली पूछा, मुझे अजीब लगा कि मैंने सील से थोड़ा सा शक्ति निकाल लिया बिना ब्लूइश ब्लैक सिंबल के मालिक की सहमति के। क्या वह हमें देख रहा था? कैसे? ऑरा ने सोचा और जवाब दिया, तुमने कहा था कि रहस्यमयी महिला ने ऑनरिफिक नेम वेग रखी थी ताकि संबंधित प्राणी का ध्यान न खींचे। क्या संभव है कि ब्लैक थॉर्न्स और ब्लूइश ब्लैक सिंबल का कुछ साझा अधिकार हो? और जब तुम वेग ऑनरिफिक नेम्स पढ़ते हो तो वे दोनों प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और तुम्हारे पास अल्टर पर शक्ति होने से वे स्टिम्युलेशन पर प्रतिक्रिया देते हैं। बैकडोर पहले ही खुल गया है।
कितना कुशल डिजाइन, ये बग का फायदा उठाने जैसा है। लूमियन ने अंततः स्थिति समझ ली। उसकी बहन को आराम की जरूरत थी, इसलिए उसने हर्मीज के नए शब्द नहीं पढ़ाए, बस जो सीखा उसे रिवाइज किया। लगभग 10 बजे वह घर से निकलकर सीधे ओल्ड टैवर्न गया। 2 उद्देश्य थे, रहस्यमयी महिला डांसर बनने के बाद प्रकट होती है या नहीं जानना, और लिया व अन्य फॉरेनर्स से मिलना। कल की घटना के बाद वे आज बाहर नहीं हो सकते थे। ओल्ड टैवर्न में प्रवेश करते ही उसने देखा कि जगह खाली थी जहां वह महिला सामान्यतः बैठती थी। बार काउंटर की ओर गया। मॉरिस बेनेट जैसे अभी अभी उठे थे और उनका मूड ठीक नहीं था। एक ग्राहक बेतहाशा जेस्चरिंग कर रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। लूमियन निकट गया। वह ग्राहक जीन मॉरी था, सिबिल बेरी का पति। जीन मॉरी म्यूट नहीं था, लूमियन ने सोचा, पर उसकी आंखों में गुस्सा और भय था। वह जेस्चरिंग कर रहा था, फिर अचानक मुड़कर बाहर चला गया। लूमियन ने मॉरिस से पूछा और मॉरिस ने कहा कि जीन खुद ही म्यूट हो गया, किसी झगड़े की वजह से। लूमियन हैरान रहा। अगर उसे ठीक याद है तो जीन मॉरी पहले से ही अपनी पत्नी सिबिल की अफेयर के बारे में जानता था, पर वह कैसे इतना गुस्सा हुआ कि म्यूट हो गया, जैसा कि पिछली साइकिल में नहीं हुआ था। कॉडू में यह बड़ी खबर होती। लूमियन ने सोचा, क्या हमारी जांच से डिस्टर्बेंस हुआ और जीन ने कुछ देखा। मूड में थोड़ी उत्सुकता के साथ वह उसे ढूंढने निकला। जीन मॉरी का घर था। दरवाजे पर सिबिल बेरी सड़े हुए आलू छांट रही थी, ग्रेश वाइट ड्रेस में। उसकी नीली आंखें और लंबे काले बाल लूमियन ने देखे। लूमियन ने पूछा, जीन कहाँ है? सिबिल ने कहा कि वह घर पर नहीं है, शायद झगड़े के बाद वह कॉडू छोड़ गया होगा और लौटना नहीं चाहता। लूमियन की भौहें सिकुड़ गईं। जीन कॉडू छोड़ नहीं सकता, ऐसा करने से साइकिल ट्रिगर हो जाएगा। लूमियन को लगा कि कुछ गहरा हुआ है। वह सिबिल के अफेयर के कारण पूछताछ नहीं करना चाहता था, पर अगर उसने नहीं पूछा तो गांव वालों की आंखों में उसका पसोना फिसल सकता था। उसने सिबिल को पीछे हटने को कहा और घर से निकल आया। कुछ दूरी पर वह मुस्कान मिट गई। सच ये था कि उसे सिबिल के साथ झगड़े पर सवाल नहीं करना था। वह पाड्रे और मैडम पुआलिस के नग्न रूप के बारे में जान गया था, पर पूछा तो जाना ही था, वरना लोग उसे शक की नज़र से देखेंगे। पाड्रे की हरकतों और कई सुरागों के आधार पर लूमियन ने अनुमान लगाया कि जीन मॉरी म्यूट नहीं हुआ केवल अफेयर के कारण, शायद उसे जहरीला कर दिया गया था। मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना है। अगर वह लोगों से शिकायत करेगा तो उसे भी वही हो सकता है जैसा पिछले घरवाले के साथ हुआ। लूमियन ने रायन, लिया और वैलेंटाइन को टहलते देखा। वे अभी भी अपनी मूल पोशाक में थे। गुड मॉर्निंग मेरे कैबेज, लूमियन मुस्कुराया। वे पास आए। उसने फुसफुसा कर पूछा, कल कुछ हुआ क्या? लिया मुस्कुराकर बोली, मैडम जांच जारी नहीं रखना चाहती, वह दिखाई नहीं दी। लूमियन ने चारों ओर देखा और 3 ऑफिशियल इन्वेस्टिगेटर्स को ऑर्डर की डिडक्शन बताए, मैडम पुआलिस, पाथवे और पुलिट की पहचान। वैलेंटाइन चौंक गया। रायन ने कहा कि इंटीज में डिमेनेस रिलेटेड मामलों की घटनाएं अक्सर होती हैं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। वह बाद में टेलीग्राम भेजेगा और मैडम पुआलिस के बारे में जानकारी देगा। लूमियन ने सुझाव दिया कि शायद मैडम पुआलिस से संपर्क कर कैथेड्रल के अंडरग्राउंड की जांच करवाई जाए। रायन ने कहा, अब ASAP। लिया चौंकी और लूमियन ने रियमंड का केस, जीन मॉरी की स्थिति और बेरियल चेंबर का विवरण साझा किया। लिया हैरान हुई, तुमने इतनी जल्दी इतने सारे सुराग कैसे पाए? लूमियन ने शरारती मुस्कान दी, पहले 2 साइकिल्स याद न करने की वजह से अपना दोष मानो। रायन ने गंभीर स्वर में कहा, हमें कैथेड्रल कैटेकोम्स की तुरंत जांच करनी होगी। वहां नीचे बहुत खतरा होगा। तुम मैडम पुआलिस से संपर्क करो, अगर वह साथ दे तो हमारी पकड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। 75 मैडम पुआलिस से फिर मुलाकात। एडमिनिस्ट्रेटिव रेजिडेंस के बाहर एक पुराने किले में बदला हुआ भवन। लूमियन बाग में टहलते हुए मुख्य दरवाजे के पास गया। उसने वेल्ड से कहा, मुझे मैडम पुआलिस से बात करनी है। वेल्ड क्रिम्सन शर्ट और आइवरी पैंट्स में ने उसे नापा और पूछा, ये किस बारे में है? लूमियन ने तंज किया, ये तुम्हें जानने की बात नहीं है। कुछ नौकरों ने संदेश पहुंचाया। वेल्ड लौटा और कहा, मैडम तुम्हें छोटी पार्लर में देखना चाहती हैं। छोटी पार्लर लूमियन के लिए परिचित थी। बिना मार्गदर्शन के वह ठीक कमरे तक पहुंचा। वेल्ड उसके पीछे आया। लूमियन सोफे पर लेट गया और काली चाय ली। फिर मैडम पुआलिस दरवाजे से ग्लाइड कर आई, काले कॉसर ड्रेस में, कंधे पर मैचिंग शॉल और थोड़ी टेढ़ी लेडीज राउंड हैट। सोने में लिपटा डायमंड नेकलेस उसका पहनावा और भी परिचित लगा। लूमियन को एहसास हुआ कि मैडम पुआलिस वही पोशाक पहले भी पहन चुकी थी, शायद जानबूझकर। गुड मॉर्निंग मैडम पुआलिस, लूमियन ने कहा, और तभी उसने मैडम पुआलिस के पास खड़ी उस मिडवाइफ को देखा जिसे रायन ने कल हत्या कहा था। वह ग्रेश वाइट ड्रेस में थी, उसकी आंखें खाली और चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, नीली त्वचा वही जो लूमियन ने कल कॉप्स में देखी थी। मैडम पुआलिस ने मुस्कान दी, अब दोपहर हो गई होगी। लूमियन ने टाल मारा, अगर आपने अभी तक लंच नहीं किया तो दोपहर नहीं हुई। मैडम पुआलिस ने पूछा, क्या समस्या है? लूमियन ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मैडम तुमने निश्चय ही समझ लिया होगा कि हम एक टाइम लूप में फंसे हुए हैं।
वह मैडम पुआलिस के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया ढूंढ रहा था। यदि वह आश्चर्य या उलझन दिखाती तो लूमियन तुरंत कह देता कि मैं मजाक कर रहा हूं, पर मैडम पुआलिस शांत रही। उसने कहा, लगता है तुमने भी एक बॉस ढूंढ लिया है। वह टाइम लूप के बारे में आश्चर्यचकित नहीं हुई, यह मान लेना कि वह कुछ जानती थी। बॉस, और की किताबों में यह शब्द प्रचलित था। क्या मैडम पुआलिस के पास भी कोई बॉस था, कोई सुरक्षा? लूमियन ने नाटक किया और बोला, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी। मैडम पुआलिस ने नज़ाकत से कहा, तुमने एक हेरेटिक स्पेलमास्टर को नष्ट कर दिया, फिर भी मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराऊंगी। मैं परोपकारी हूं, फिर भी क्या तुम मेरी मदद की उम्मीद करती हो? हेरेटिक स्पेलमास्टर, लूमियन ने शब्द नोट किया और ईमानदारी से कहा, यह मदद की बात नहीं है, यह सबका फायदा करने वाली बात है। मैडम पुआलिस कुछ क्षण के लिए चुप रहीं, फिर मुस्कुराई, मैं कैथेड्रल के अंडरग्राउंड की जांच नहीं करूंगी, पर और की खातिर और तुम्हारी बहादुरी के लिए अगर कुछ होता है तो मैं मदद कर दूंगी। लूमियन संतुष्ट हुआ, उसने झुककर कहा, मैं आपका आभारी हूं मेरी लेडी। मैडम पुआलिस ने ठहाका लगाया, क्या ये माय सनशाइन नहीं होना चाहिए? वह उस बात का जिक्र कर रही थी जो लूमियन ने पिछली लूप में कहा था, मैडम यू आर माय सनशाइन। लूमियन शर्मिंदा हुआ पर सहज बना रहा और छोटी पाला से बाहर निकल गया। किले से नीचे उतरकर कॉडू में लौटते ही लूमियन ने लिया, रायन और वैलेंटाइन को देखा, वे उसके मिलने खड़े थे। कैसा रहा? लिया ने मुस्कुराकर पूछा। लूमियन ने मैडम पुआलिस से बातचीत सुनाई और कहा, यह सबसे अच्छा आउटकम है जिसकी हम उम्मीद कर सकते थे। रायन ने सिर हिलाया, हमारे पास अब भी कोई है जो सबसे बुरे समय में मदद कर सकता है। लूमियन ने पूछा, क्या तुम्हें कोई उत्तर मिला? रायन ने मैडम पुआलिस के बारे में पहले से जानकारी दी थी, वह रॉकफॉ परिवार की नहीं है और पुलिट की फोटो उसके कमरे में पाई गई थी। लिया ने कहा कि सुपेरियर्स ने बताया कि पुलिट पोषण या शक्ति से महिला बन सकता है, इस पर विचार करना होगा। लूमियन ने कहा, जैसा कि सोचा जा रहा था, मैडम पुआलिस का लूप से कोई कनेक्शन नहीं दिखता, पर वह लूप के बारे में जागरूक है। शायद यही कारण है कि उसने कैसल की जांच नहीं करवाई। वैलेंटाइन चौंका, मैं ऐसे दुष्ट और गंदे व्यक्ति के साथ कैसे काम करूं जो किसी डेमन से भी भयावह हो? लूमियन ने शांत कर दिया, सीमित सहयोग, सिर्फ लूप के भीतर, जब ये डैम्ड लूप हल हो जाएगा तो मुझसे जो चाहो कर सकते हो। रायन ने गंभीर स्वर में कहा, सबसे महत्वपूर्ण अब लूप हल करना है, पर हम उसके रवैये पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें मुश्किल हो सकती है, और शायद हमें तुम्हें या तुम्हारी बहन से बात करानी पड़े। लूमियन ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। उसने योजना बनाई, अब उन्हें कैथेड्रल के अंडरग्राउंड के लिए हर ताकत जोड़नी होगी। अब लूमियन डर कर झटका खा गया। हालांकि वह कैथेड्रल के बेसमेंट की खोज करने के लिए उत्सुक था, पर इतनी जल्दी नहीं। एक विचार उसके दिमाग में आया, क्या हम रात तक इंतजार नहीं कर सकते? मध्याह्न में, जब कैथेड्रल में केवल 2-3 सर्वेंट रहेंगे, तब बियॉन्डर्स जैसे हमारे लिए घुसपैठ करना आसान नहीं होगा क्या? उसने आगे कहा। रयान ने सौम्य पर दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, अब सबसे उपयुक्त समय है। सोचो, अगर हम रात में पाते हैं कि कैथेड्रल में कोई नहीं है और वहां सुरक्षा नहीं है, तो पादरे और उनका दल ये कैसे न समझ पाएंगे? मुझे शक है कि वे अपनी सबसे ताकतवर टीमों को शिफ्ट में रखेंगे या सूक्ष्म जाल लगा देंगे। एक बार ट्रिगर होने पर अलार्म बज जाएगा, और अभी लगभग दोपहर है। सारे गांव वाले घर चले गए हैं, इसलिए इस घड़ी पर कोई प्रार्थना करने नहीं आएगा। इसके अलावा दिन के समय ट्रैप्स औपचारिक दुर्घटनाएं रोकने के लिए सक्रिय नहीं होंगे। पादरे, डिप्टी पादरे और 3 और जॉब वर्कर्स के साथ होने से लोग आराम से रखरखाव करेंगे। संक्षेप में, उनकी सबसे ताकतवर टीम घर पर आराम कर रही होगी। हमारे सामने केवल पादरे, डिप्टी पादरे और 3 और जॉब वर्कर्स होंगे। लूमियन ने सिर हिलाकर सहमति दी और रयान का विचार पूरा किया। और अप्रैल 3 से पहले, पादरे अभी भी एक आम इंसान है जिसके पास सुपरनैचुरल पावर्स नहीं हैं। आज अप्रैल 1 था। ऊपर से, डिप्टी पादरे भले ही अजीब लगे, पर वह स्पष्ट रूप से पादरे की को टीम का सदस्य नहीं है। उसी तरह तीनों और जॉब वर्कर्स भी नहीं। लिहा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या 4 बियॉन्डर्स चुपचाप 5 आम लोगों को निपटा नहीं सकते? लूमियन ने झिझकते हुए जवाब दिया, लेकिन क्या इससे 12th नाइट तक पहुंचना असंभव नहीं हो जाएगा? यह पादरे की तरफ से किसी एबनॉर्मैलिटी को ट्रिगर करने के बराबर था। इतिहास उसी अनुसार बदल जाएगा। तुमने खुद कहा, हमारे मुकाबले पादरे और उनकी टीम लेंथ तक थामेंगे ताकि 12th नाइट आए। जब तक हम उसे नहीं मारते, बेसमेंट में किसी के घुसने को देखकर वह अनदेखा करके जल्दी सुपरनैचुरल पावर्स हासिल कर लेगा। लिहा ने मुस्कुराते हुए कहा, शक्ति पाकर वह हमें हंट कर सकता है, पर कॉडू छोटा नहीं है और हम कमजोर नहीं हैं। हम छिप सकते हैं और लेंथ तक स्टॉल कर सकते हैं। लूमियन ने इस तर्क को स्वीकार किया। ठीक है, चलो अब करते हैं। उसने सबको याद दिलाया, पर औरा की आंखें पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। मुझे डर है कि वह हमारी मदद नहीं कर पाएगी। मैडम पुआलिस से मिलने से पहले लूमियन ने औरा की हालत जांची थी। उसकी आंखें शाम तक ठीक हो सकती थीं। ठीक है,
मैडम पुआलिस हमारी मदद करेगी ना? लीहा ने आधे मजाक में कहा और टोपियों की घंटियां उसकी सिर के ऊपर बजीं। लुमियन ने अब आपत्ति नहीं की और सावधानी से कहा, कैथेड्रल में जाने से पहले चलो गांव के चारों ओर घूमकर शेफर्ड पियरबेरी और खतरनाक लोगों के घर होने की पुष्टि कर लें। उन लोगों से टकराने से बचना चाहूंगा जिन्हें बूंद मिल चुका है, ताकि बेसमेंट में मिलना न पड़े। रयान ने सहमति में सिर हिलाया। तय किए गए विवरण पर चर्चा करते हुए वेलेंटाइन ने लुमियन की ओर ठंडे नज़ारे से कहा, क्या तुम्हें प्योरिफिकेशन चाहिए? लीहा ने जल्दी से अपने साथी के पक्ष में समझाया, तुम कस्बे में गए और मैडम पुआलिस से बात की। तुम्हें फिर से करप्टेड होने का जोखिम हो सकता है। नहीं, मुझे लगता है मैडम पुआलिस इस बार ऐसा नहीं करेगी। ये बेकार है, लुमियन निश्चय से बोला। उसे प्योरिफिकेशन करवाने की हिम्मत नहीं थी। कल की तुलना में वह पहले से ही एक डांसा था, सील के अंदर से ईवल ऑरा रिस रहा था। होली वाटर से प्योरिफिकेशन से शायद बड़ा झटका होगा। ऑरा की एनालिसिस के अनुसार उसे पूरी तरह फुल बॉडी प्योरिफिकेशन की आवश्यकता थी। लुमियन के बेधड़क होने पर वेलेंटाइन सिर्फ अच्छा बनकर और अधिक कहने से रहा। फिर कॉडू में भटकते हुए लुमियन घर की ओर गया और ऑरा को अपना योजना बताया। ऑरा इस असमर्थता पर चिढ़ गई कि वह शामिल होकर मदद नहीं कर सकती। वह केवल गांव के किनारे इंतजार करने और अगर कुछ गलत हुआ तो साइकिल रीस्टार्ट करने की पेशकश कर सकी। बस रास्ता हल्के से देखने की आवश्यकता थी। लुमियन ने सहमति दी कि वह 12:30 बजे से पहले कोई भी आए तो वह रीस्टार्ट करेगा। फिर ऑरा को अलविदा कहा और लीहा की टीम से मिल गया। तब तक 3 ऑफिशियल बियॉन्डर्स ने शेफर्ड पियरबेरी और पादरे के सदस्यों के घरों की पुष्टि कर ली थी। आधे रास्ते का डिटूर लेकर वे एक छोटी पगडंडी के पास कैथेड्रल के बगल पहुंचे, वही दरवाज़ा जिसका उपयोग उन्होंने पहले पादरे और मैडम पुआलिस के मामले को पकड़ने के लिए किया था। लुमियन वॉलंटियर करने के लिए तैयार हुआ जब लीहा आगे बढ़ी, एक तार लगाकर लॉक पर छेड़छाड़ की और पुराने लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला। लुमियन की आश्चर्य की झलक देखकर लीहा मुस्कुराए। ये जांच के लिए ज़रूरी तकनीक है। उसने अंदर घुसते ही ध्वनि संबंधी कोई हलचल नहीं पाए। उसकी वेल और जूतों पर लगे छोटे सिल्वर बेल्स तक खामोश थे। लुमियन इसे करने की कोशिश करने लगा। कैथेड्रल में जाना बिल्कुल सुरक्षित है, कोई खतरा नहीं, उसने पूछा। लीहा ने पीछे मुड़कर कहा, कृपया सीमित रूप से कैथेड्रल के लोगों के साथ निपटने के लिए जोड़ें। क्या इसका मतलब है कि बेसमेंट में खतरा अनजाना है? लुमियन ने मोटे तौर पर डिविनेशन को समझ लिया। हालांकि डांसा होने के बावजूद वह डिविनेशन में माहिर नहीं था। रयान ने उसके पास से गुजरते हुए लीहा के पीछे कैथेड्रल में प्रवेश किया। एक पल में एक सर्वेंट आया। रयान चुपचाप दौड़ा, हाथ उठाया और सर्वेंट के कान के पीछे वार कर दिया। सर्वेंट बिना आवाज किए गिर पड़ा। रयान ने उसे पकड़ा और पास के कमरे में खींच लिया। लीहा ने एक कलरलेस लिक्विड भरी बोतल निकाली और उसमें से सर्वेंट की गला में डाल दिया। यह क्या है? लुमियन ने जिज्ञासा में पूछा। लीहा मुस्कुराए, एक सेडेटिव। तुम अच्छे तैयारी वाले हो, लुमियन ने अंदर से आह भरी। पादरे और तीनों और जॉब वर्कर्स को बिना चेतावनी दिए गिरा देने के बाद लीहा छायाओं से पादरे के कमरे में घुसी। पादरे कॉडू का सबसे शक्तिशाली आदमी सोते हुए एक साधारण बिस्तर पर सादा स्वेटर पहने सुस्त सांस ले रहा था। दरवाजे के पास दोपहर के भोजन की प्लेटें और चांदी के कटलरी रखे थे। लीहा ने उसे मापा और छलांग लगाकर पादरे के कान के पीछे वार कर दिया। फिर उसने गियोम बेनेट के गले में बची सेडेटिव का अधिकांश भाग डाल दिया। बस इतना ही। लुमियन बाहर से सरसराया। और क्या होता? एक आम इंसान की क्या उम्मीद थी? लीहा ने हंसकर कहा। लुमियन ने संक्षेप में स्वीकृति दी और पादरे की रोब उठाई। वह देखना चाहता था कि क्या पादरे के सीने पर ब्लैकथॉर्न सिंबल है। कुछ समय बाद पादरे गियोम बेनेट के ऊपर का हिस्सा खुल गया, सिर्फ काले बालों का गुच्छा। कोई ब्लैकथॉर्न सिंबल नहीं, नहीं कोई ब्लैक मार्क जो किसी विशेष कॉन्ट्रैक्ट की निशानी हो। लुमियन ने हल्के से सिर हिलाया और बुदबुदाया, लगता है सिंबल बूंद स्वीकार करने के बाद मिलता है, या यह अब मौजूद है पर कॉजिटेशन से ही सक्रिय होता है। और फिर उसने सोचा, अगर मैं उसे अभी मार दूं तो क्या ये साइकिल ट्रिगर होगा? यह आदमी बाद में कितना महत्वपूर्ण है। इसे देखते हुए लुमियन, जो अभी भी 12th नाइट का इंतजार करना चाहता था, खुद को रोकता रहा। पादरे के कमरे से बाहर निकलते हुए रयान ने कहा, डिप्टी पादरे नहीं मिला। आहा, लुमियन ने हिचकिचाया, फिर समझ गया। शायद वह घर पर है। उसे कैथेड्रल में रहने की अनुमति नहीं है और कोई उसे खाना नहीं पहुंचाता। ये दानव का लैकी वाकई अत्याचारी है, वेलेंटाइन ने गुस्से में कहा और पादरे की ओर देखा। बिना और विलंब के चारों अलग दिशा की ओर बढ़े, जहां एक पतली सीढ़ी नीचे जाती हुई दिखाई दी, छत की ओर चढ़ती और फिर गहरे में मुड़ती हुई। लीहा आगे बढ़ी। कुछ फ्लाइट्स नीचे उतरने पर उसकी वेल और जूतों की चारों छोटी सिल्वर बेल्स एक साथ बजे, डिंग डिंग डांग डांग। आवाज जोर से नहीं थी, पर संकरे स्थान में हल्की गूंजन हुई, कभी तीव्र कभी शांत। इसका क्या मतलब है? लुमियन ने अपने पिछले अनुभवों के आधार पर इंटरप्रेट करने की कोशिश की। लीहा ने साइड लिया और मुस्कुराए।
इसका मतलब है कि खतरे की एक स्थिरता है, पर मैं गंभीरता नहीं बता सकती। डिविनेशन कैसल में काम कर रही थी, लुमियन ने हैरानी से कहा। क्या इसका मतलब है कि देसिया और भी ज्यादा खतरनाक है? जरूर नहीं, लिहा ने शांत करते हुए कहा। हो सकता है ये सिर्फ इंटरफेरेंस हो। क्या मैडम पुआलिस कैसल में अनुपस्थित नहीं थी? अब ऐसी मामूली अड़चन पर पीछे हटना असंभव था। वे एक एक कर सीढ़ियां उतरते हुए गहराई में गए। जल्द ही चारों ने बेसमेंट में एक पुराना भूरा लकड़ी का दरवाजा देखा। लिहा ने अपनी ग्लाबिल्ला चिपकाए और स्पिरिट विजन एक्टिवेट करके लकड़ी के दरवाजे की ओर बढ़ी। लुमियन ने स्पिरिट विजन में माहिर न होने के बावजूद उसे एक्टिवेट कर लिया। सब लोग लाल और स्वस्थ चमक रहे थे। जब सब तैयार हो गए, लिहा ने बेसमेंट का दरवाजा खोला। खरखराहट के बीच लुमियन ने एक परिचित खुशबू सूंघी, एलिगेंट और मीठी। उसने तुरंत कहा, स्मेल्स लाइक ग्रे एम्बर। ये वही सामग्री थी जिसका संबंध अनेविटेबिलिटी नामक छिपे अस्तित्व के सम्मान से था। लुमियन ने संक्षेप में रयान और बाकी को ब्लैक थॉर्न सिंबल, अनेविटेबिलिटी, ग्रे एम्बर, ट्यूलिप्स, क्लोव्स और डियर मस्क के बारे में बताया और कहा कि स्रोत पाद्रे था, पर इसका कोई संबंध सीधे उसे नहीं लग रहा था। ये सुनकर लिहा, रयान और वेलेंटाइन सतर्क हो गए और अनुमान लगाने लगे, सैक्रिफिशियल साइट। रयान ने बुदबुदाया। जैसे ही उसने कहा, उनकी निगाहें बेसमेंट की तरफ गईं। सीढ़ियों से आकर धुंधली रोशनी अंदर टपक रही थी और वे मुश्किल से अंदर देख पा रहे थे। कैथेड्रल का नीचे का कमरा लुमियन के पूरे फर्स्ट फ्लोर से भी बड़ा निकला। फर्श ग्रेइश वाइट पत्थर की सुर्खियों से भरा था और रोशनी की कमी के कारण वह बिल्कुल काला दिख रहा था। बीच में एक पत्थर का मंच आधे आदमी की ऊंचाई तक खड़ा था। मंच की ऊपर की सतह हल्की गड्ढी जैसी दिख रही थी, जैसे कुछ छिपा हुआ हो। लुमियन ने सोचा, यह शायद वही जगह है जहां पाद्रे और उनका समूह बूंस के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने वास्तव में ईवल गॉड का ऑल्टर कैथेड्रल के नीचे बना रखा है। वेलेंटाइन आग बबूला हुआ था। लुमियन को लगा कि वह किसी भी समय पवित्र प्रकाश बनकर सब कुछ शुद्ध कर देगा। शांत हो जाओ, रयान ने वेलेंटाइन के कंधे पर हाथ रखा। आग जालने के लिए तैयार रहो। फिर उसने लिहा को स्काउट करने का इशारा किया। लिहा ने मीठी मुस्कान रखी और सूंघी। उस हिडन एंटिटी जिसका अनेविटेबिलिटी ऑनरिफिक नाम है, वास्तव में फ्रेग्रेंस पसंद करती है। वह मंच की ओर बढ़ी, होंठ चलाते हुए मानो कोई मंत्र पढ़ रही हो। चारों चांदी की घंटियां फिर से धुंधी, कभी तीव्र, कभी सुकून देने वाली। 1 2 3 कदम, लिहा मुड़ कर बोली, प्रवेश के पास कुछ असामान्य नहीं है। रयान, लुमियन और वेलेंटाइन उसके पीछे आए। कुछ कदमों के बाद लिहा की वेल और जूतों की चांदी की घंटी जोर से बजने लगी, डिंग डिंग डांग डांग। आवाज हर जगह फैल गई। तुरंत सुबह जैसी रोशनी के कण रयान के चारों ओर उभरे और संघनित होकर उसके ऊपर एक सिल्वर फुल बॉडी आर्मर बन गए। साथ ही रयान के हाथ में एक प्योर ब्रॉडसॉर्ड ऑफ लाइट प्रकट हुआ। वेलेंटाइन के चारों ओर गोल्डन इल्यूसरी फ्लेम्स जली, एक लौ लंबी और चौड़ी हो गई और लिहा उसी में से निकली। वह ऑल्टर के पास से वापस आए और लुमियन के पास रुक गई। कितनी जादुई चीजें, लुमियन ने लिहा की कला पर आश्चर्य जताया। उसने रायन और बाकी की कॉम्बैट स्टेट से तुलना की। लिहा की क्षमताएं और भी विचित्र थीं। कल उसकी घुटने की चोट को जाम के किनारे पर स्थानांतरित करने की क्षमता ने उसे हैरान कर दिया था। अचानक अलार्म के सामने लुमियन ने वह एकमात्र संभव प्रतिक्रिया की। उसने आयन ब्लैक एक्स निकाला और रयान के पीछे छिप गया, जिसकी देह अब कहीं बड़ी हो चुकी थी। इस दौरान उसने अपने चारों ओर नापना शुरू किया, पर कोई एबनॉर्मल परिवर्तन नहीं मिला। स्पिरिट विजन ऑन होने के कारण उसने एक चीज जरूर देखी, बेसमेंट के किनारे पर मानव हड्डियों के ढेर। कुछ तो लाइट शीपस्किन से ढके हुए थे, शायद पुरानी सैक्रिफाइसेस। पाद्रे और उनका समूह यहाँ कम से कम 6 महीने से कल्टिश रिचुअल्स चला रहे थे, पर और मैंने कुछ भी नोटिस नहीं किया। लुमियन के विचार तेजी से घूमे। कॉडू, जहाँ उसने लगभग 5 साल बिताए, अब अनजान था। रयान ने ऑल्टर की दिशा देखकर पूछा, सब ठीक है? लिहा ने मना करते हुए सिर हिलाया। मैं कोई समस्या महसूस नहीं कर रही, बस खतरे के संकेत। लुमियन ने लिहा की तरफ देखा और डर से महसूस किया कि उसका चेहरा पारदर्शी हो गया था और नीचे से कुछ मरोड़दार मैगट्स रेंगते दिख रहे थे। ये विकृत दृश्य उसकी उम्मीद से परे था। उसने लिहा को चेतावनी दी, तुम अपना चेहरा संभालो। लिहा ने हाथ से अपना चेहरा छुआ। त्वचा पारदर्शी हो चुकी थी और नीचे की मांसपेशियां अजीब मैगट्स जैसी दिख रही थीं। तुम अपना नियंत्रण खो रही हो। वेलेंटाइन ने देखा। लिहा ने कंफ्यूज्ड होकर बुदबुदाया, पर मेरी मानसिक स्थिति ठीक है। लगभग उसी क्षण लुमियन ने देखा कि लंबा वॉरियर तेजी से श्रिंक कर रहा था। सिल्वर आर्मर और ब्रॉडसॉर्ड गायब हो गए। रयान छोटा होकर लगभग 1.5 मीटर का आदमी बन गया। उसने महसूस किया, मैं श्रिंक नहीं हुआ, पर मैं अपने पुराने रूप में लौट आया हूं। मैंने अपनी सुपर पावर्स भी खो दी हैं। रयान बोला कि उसने पोषण पीकर वॉरियर चुना था जो उसकी ऊंचाई बदल सकता था। अब वह वापस सामान्य रूप में आ गया था। यह अनोमली की एक झलक थी। कुछ समय पर कुछ लोग भविष्य, कुछ वर्तमान, कुछ अतीत से प्रभावित हो रहे थे।
लीहा ने अनुमान लगाया, शायद हम में से कोई भविष्य में पहुंच गया, कोई वर्तमान में, कोई अतीत में। लुमियन ने सोचा कि उसका ब्लैक थॉर्न सिंबल उसे प्रेजेंट द्वारा प्रभावित होने से बचा रहा होगा, वह प्रेजेंट में था। रयान की बातें सुनकर लुमियन ने अनुमान लगाया कि हिडन एग्जिस्टेंस की अथॉरिटी समय के तीनों आयामों से जुड़ी हुई थी। लीहा ने कहा, संभावना है कि हम अलग अलग टेम्परल नोड्स पर आ गए थे, पर यह मेरी मानस को प्रभावित नहीं कर रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं नियंत्रण खोने वाली हूँ। रयान ने जोड़ा, हमारी यादें नहीं गायब हुईं, पर अगर हम यहाँ ज़्यादा समय बिताए तो गंभीर आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं। लुमियन ने सुझाव दिया कि वे पहले बाहर निकलकर देखें कि क्या कोई शक्ति है जो वर्तमान का प्रतिनिधित्व करती हो, ताकि वे सुरक्षित रूप से वापस आ सकें। रयान ने सहमति दे दी, वह अब सामान्य व्यक्ति था और आगे जाना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। वेलेंटाइन ने प्रस्ताव रखा कि वह पहले देखे कि क्या वह अपनी स्थिति हटवा सकता है, पर उसने गलती कर दी। वह होली वाटर क्रिएशन की बजाय सन हेलो का उपयोग कर बैठा। एक गहरा सुनहरा प्रकाश चमका और अदृश्य ताकत सब दिशाओं में फैल गई। लुमियन डर कर उछला, बचने का वक्त कम था और उसने अदृश्य शक्ति के टकराव को सहा। उसे गर्माहट का एहसास हुआ और वीरता उसके शरीर में भर गई, जैसे सर्दियों में अचानक धूप मिल जाए। पर उसे कोई अजीब प्रभाव नहीं हुआ, ये वही अनुभव था जो उसे कल कैसल में हुआ था। वह सोचने लगा, क्या डांसर के रूप में वह वाकई प्रभावित है। वेलेंटाइन ने सन हेलो की चपेट में आने के बाद होली वाटर क्रिएशन बनाई और लीहा व रयान पर कुछ बूंदें छोड़ी, पर दोनों की बदली हुई शक्लें बनी रहीं। प्योरिफिकेशन और एक्सेसिज्म बेअसर हैं? लुमियन ने पूछा। रयान ने बताया कि प्योरिफिकेशन सर्वशक्तिमान नहीं है, संबंधित शक्ति ईवल श्रेणी में भी नहीं हो सकती। वह असल दुनिया के अनुकूल नहीं होने वाली शक्ति हो सकती है, इसे स्पिरिट वर्ल्ड में लौटना चाहिए, इसलिए प्योरिफिकेशन या एक्सेसिज्म हो सकता है, पर हर बार असर नहीं करे। इनेविटेबिलिटी की शक्ति ईवल श्रेणी में नहीं आती, इसलिए उसे प्यूरिफाइड या एक्सॉर्साइज नहीं किया जा सकता। वेलेंटाइन ने पहले ही नकार दिया था। लुमियन ने सोचा, क्या मेरा ब्लैक थॉर्न सिंबल बेसमेंट की एबनॉर्मैलिटी से रेजिस्ट कर रहा है। उसने जमीन पर ध्यान दिया और वेलेंटाइन की रोशनी की मदद से कई बिखरे हुए फुटप्रिंट्स देखे जो आम इंसान नहीं देख पाते। उनमें कुछ बहुत छोटे थे, पर वे एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे और ऑल्टर की तरफ जा रहे थे। लुमियन ने नियरेस्ट फुटप्रिंट पकड़ी, उसके सीने में हल्की गर्माहट कम हुई। इसका मतलब था कि वह प्रेजेंट में लौट आया था। वहां एक सुरक्षित मार्ग था जो पादरे की टीम ने छोड़ा था। लुमियन ने उसे ढूंढ लिया। ये हंटर का स्पेशलिटी था, फेंट ट्रेसेस ढूंढना। उसने टीम को निर्देश दिया, एक साथ ऑल्टर की ओर एक कदम बढ़ाओ, जमीन को ध्यान से देखो। रयान, लीहा और वेलेंटाइन ने लुमियन की बात मानी और सुरक्षित रूट पार कर ऑल्टर तक पहुंचे। तुरंत रयान ने अपनी ऊंचाई वापस पाई, वेलेंटाइन का रंग सामान्य हुआ और लीहा का चेहरा सामान्य हुआ। वे सभी प्रेजेंट में लौट आए। लुमियन मुस्कुराया और कहा, कोई और स्लिप अप नहीं। अगर कुछ और गलत हुआ तो शायद वापसी नहीं होगी। लीहा ने अपना चेहरा छुआ और राहत की सांस ली। हम तुम्हारे साथ हैं। लुमियन अभिमान नहीं कर रहा था। उसने जमीन पर फुटप्रिंट्स को ध्यान से चुना और ऑल्टर की तरफ चुपके से बढ़ा। डीजमल लीहा की सिल्वर बेल्स शांत रहीं, केवल तब सबने ऑल्टर तक पहुंचकर फिर ताल सुनाई, कभी सुकून, कभी तीव्र। ऑल्टर के ऊपर एक डिप्रेशन था, ग्रेइश व्हाइट कैंडल्स, एक छोटी बोतल क्लियर लिक्विड की और एक अनखुली वुडन बॉक्स। सबसे चौंकाने वाली वस्तु एक काली लंबी रोब विद अ हुड थी। सकल के सामने केंद्र में कांटों का बना एक वृत्ताकार चिन्ह था, हर भाग ट्विस्टेड और पिच ब्लैक, चिपचिपा सा महसूस होता। उस सिंबल को देखते ही लुमियन चकरा गया और कान में घंटियां बजने लगीं। रयान ने नाक सूंघी और एक सुबह जैसी रोशनी स्वाभाविक रूप से उससे निकल आई, जिसने लीहा और वेलेंटाइन को मानसिक भ्रम से दबाने में मदद की। उस सिंबल को ज्यादा देर तक मत घूरो, रयान ने चेतावनी दी। लुमियन ने तुरंत नजर हटाए। ठीक उसी पल लीहा की घंटियां जोर से बज उठीं, डिंग डिंग डिंग, और काला रोब जैसे अदृश्य प्राणी से भरा हुआ उछला। ठंडी हवा चली। हुड के नीचे पारदर्शी चेहरे झलकते थे, बेबसी और विकृत नफरत से भरे। वे एक भयानक गस्टाल्ट में मिल गए। लुमियन ने एक चेहरा पहचान लिया, पीला, सूजा हुआ, आंखों में खून प्रियमंड। लुमियन रयान के पीछे झपटा। हमें बचाओ, हमें बचाओ। पारदर्शी चेहरे चिल्लाने लगे, उनकी आवाज रायन और अन्य पर सुई की तरह छेद करती लगी। वेलेंटाइन अप्रभावित रहा। उसने आकाश से होली फ्लेम रीड पिलर ऑफ लाइट बुलाया जो काले रोब पर गिरा। रोशनी फूटी। लीहा और लुमियन ने रिफ्लेक्सिवली आंखें बंद कीं। जब रोशनी मंद पड़ी, लुमियन ने देखा कि काला रोब जला पड़ा था, पर फिर भी उठने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई श्रापित कठपुतली मरने से इनकार कर रही हो। रेमंड और अन्य के पारदर्शी चेहरे अस्थिर हो रहे थे, वो भूत जो वर्तमान और नष्ट हुए भविष्य के बीच फंसे थे। नीचा, रयान गर्जना कर उठा। लुमियन किसी झटके के बिना नीचे गिर पड़ा। अगर समय मिलता तो वह पूरी तरह जमीन पर लेट जाता। लीहा और वेलेंटाइन भी झपट कर नीचे गिर पड़े। उसी समय रयान ने डॉन की स्वॉर्ड को ऑल्टर के हृदय में धंसा दिया, रोब को चीरते हुए। ब्रॉडसॉर्ड प्रकाश के तूफान में विखंडित हुआ और ऑल्टर चीर दिया गया।
उजाला हटते ही लुमियन ने देखा कि ऑल्टर 1/3 कम हो चुका था। मोमबत्तियां, कांटे और काला कपड़ा धूल बनकर हवा में तैर रहे थे। अविश्वसनीय शक्ति, लुमियन ने सोचा। सब ठीक है? उसने पूछा। लीहा उठी, उसकी वेल और जूतों की घंटियां ऑमनसली खनकीं। यह अभी खत्म नहीं हुआ। उसने रयान और वेलेंटाइन को चेतावनी दी और फुसफुसाई, ऑल्टर गायब है तो कैच क्या है? वेलेंटाइन ने हवा में सुनहरी लपटें बनाई और जगह को रोशन किया। बेसमेंट के दूर अंत में केवल हड्डियों का ढेर और कुछ ऊन की चामड़े थे। कोई झूमर नहीं, छत खाली थी। लुमियन ठहाका लगा, कोई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक नहीं। रयान ने कहा, शायद उन्हें बलि दी गई थी। शुरुआत में उन्हें ज्यादा बूंस नहीं मिले और वे मजबूत नहीं थे। वो हम लोगों को बलि दे पाए और बियॉन्डर्स पर तभी जाते जब वे अच्छे पावर्स पाते। रयान ने कहा, यहाँ और कुछ नहीं है, हमें निकल जाना चाहिए। अनदेखे खतरे से उलझने का कोई मतलब नहीं। लुमियन ने उत्तर न देते हुए फिर कमरे की जांच की, सटल ट्रेसेस से किसी छिपे दरवाजे की तलाश की, पर कुछ नहीं मिला। वह नेतृत्व करते हुए बेसमेंट से बाहर निकला। लीहा, रयान और वेलेंटाइन पीछे पीछे चले। जैसे ही वे बाहर निकले, रयान ने दर्द से कराह की आवाज निकाली। वह पीछे उड़कर बेसमेंट दूर से टकराया। अचानक किसी अदृश्य भाले ने रयान के सीने में छेद कर दिया और उसे दीवार पर चिपका दिया। खून फूट रहा था। अगर रयान समय पर खुद को नहीं हटा पाता तो भला उसका हृदय छेद देता। लीहा ने स्पिरिट विजन सक्रिय रखा था पर हमलावर का पता नहीं लगा पाए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी डेटी ने विशेष रूप से रयान को निशाना बनाया हो। वे सोच ही रहे थे कि अटैकर कौन था कि लीहा की बाहें अपने आप पीछे की ओर मुड़ी। हड्डियां क्रंच की आवाज के साथ टूटी और उसकी बाहें बेकार हो गईं। पेट में गहरी चोट आई और प्रभाव ने उसे दीवार की ओर फेंक दिया। वेलेंटाइन सीढ़ियों पर चीख पड़ा। उसकी पसलियां एक एक करके गिर पड़ीं, जैसे किसी भारी हथौड़े से मारा जा रहा हो। लिया और वैलेंटाइन के पेट और सीने में खूनी छेद हुए। उन्हें पत्थर की दीवार से चिपका दिया गया। लुमियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह सब इनकॉम्प्रहेंसिबल था, पर उसे दया आई कि वह लक्ष्य नहीं था। क्या ऐसा ब्लैक थॉर्न सिंबल की वजह से हुआ? यह विचार आते ही उसे अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने सीढ़ियों के पास दीवार से टकराकर फेंक दिया। स्पिरिट विजन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रयान और बाकियों का जो हुआ उसे याद करते हुए लुमियन तुरंत किनारे हट गया। तेज दर्द ने उसके मन को भर दिया। दाहिने सीने की त्वचा फट गई और फेफड़े जाहिर होने लगे। उसने महसूस किया जैसे अदृश्य रॉड ने उसे छेद कर दिया और दीवार पर सुला दिया। खून बहने लगा। रयान ने सुबह जैसी रोशनी के छोटे छोटे बिंदु प्रकट किए। यह अफेक्टिवली ईवल को भगाता और भ्रमों को निरस्त करता। फिर भी चारों कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। धाम, रयान का सीना अंदर धंस गया, जैसे किसी अदृश्य हथौड़े से मार खाया हो। लीहा की वेल और सिल्वर बेल की आवाज तेज हुई। उसकी नाखूनें किसी अदृश्य क्रैक से निकाली गईं और वे लाल रंग से रंग गए। वेलेंटाइन ने बाहें फैलाईं और पवित्र प्रकाश का स्तंभ बुलाया। सूरज की रोशनी फूटी और बुराई को नष्ट कर डाली। वेलेंटाइन की बाहें दीवार पर खींचकर चिपक गईं। उसकी कलाई पर 2 खूनी छेद प्रकट हुए। प्रकाश बुझते ही वेलेंटाइन का चेहरा जल चुका था और उसकी त्वचा उतर रही थी। उनकी तकलीफ देख लुमियन को बहुत दुख हुआ। ये स्पष्ट नहीं था कि सफर टेंट समाप्त हो गया था या मैडम पुआलिस ने कुछ किया था। जैसे ही वे साइड दूर से बाहर निकलने वाले थे, लुमियन ने डिप्टी पाद्रे मिशेल गैरी को देखा। वह सवेंस के सोने के कमरे के बाहर खड़ा था। क्या यह आदमी खाना भरकर वापस आया था? मिशेल ने अचानक मुड़कर देखा और बोला, प्रार्थना करने आए हो? क्या तुम्हें कन्फेशन चाहिए? बाकी कैथेड्रल झुलस पड़े थे, पर तुम कन्फेशन की परवाह कर रहे हो। लुमियन ने मिशेल को पागल नजर से देखा। लीहा ने मिशेल की एबनॉर्मैलिटी महसूस की और रयान की ओर देखा कि क्या उसे अनकॉन्शियस करना चाहिए। उसी क्षण लुमियन ने बोला, क्या पाद्रे यहाँ नहीं है? मिशेल की आंख चमक उठी, छुपा हुआ उत्साह झलकता था। पाद्रे आराम कर रहे हैं, आप मुझसे प्रार्थना कर सकते हैं। उसके चेहरे पर विनम्र अनुनय था। लुमियन असहज हुआ पर अभिनय करते हुए बोला, ठीक है। मिशेल की आनंदित अभिव्यक्ति ने दिखाया कि वह तत्पर था। लीहा ने वेलेंटाइन की जटिल अभिव्यक्ति देखी। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह डेप्यूटी पाद्रे की प्रशंसा कर रहा हो। लीहा ने लुमियन के पास आकर धीरे से कहा, क्या तुमने सोचा कि यहाँ मौजूद आधे लोग इटर्नल ब्लेजिंग सन में विश्वास नहीं रखते? लुमियन ने हैरानी से पूछा, तुम नहीं करती? लीहा ने हल्का सिर हिलाया। उसकी घंटियां खनक उठीं। उसने कान में फुसफुसाया, रायन मशीनरी हाइवमेन से है। मैं ब्यूरो 8 से हूँ। हम इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के सदस्य नहीं हैं। लुमियन ने सुना था कि मशीनरी हाइवमेन चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी की इंक्विजिशन के बराबर है। ब्यूरो 8 का पूरा नाम एंटीज इंटेलिजेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के अंदर ब्यूरो 8 था, रिपब्लिक का बियॉन्डर्स के मामलों में सबसे आधिकारिक संगठन। क्या तुम चर्च ने भेजा था? लुमियन ने पूछा और एक कुर्सी ढूंढ कर बैठा। लीहा उसके पास बैठ गई, पतली मुस्कान लिए हुए। सीमा क्षेत्रों में हाल के वर्षों में बाहरी लोगों से बहुत खतरनाक घटनाएं हुई हैं। जब कॉडू ने मदद मांगी, हायर अप्स ने एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाया ताकि देखा जा सके क्या हो रहा है और सुझाव दिया जा सके कि इसे कैसे हैंडल किया जाए।
किसे पता था कि यह जगह? उसने सिर हिलाया, शब्दों में असमंजस दिखाते हुए, और उसकी घंटियां बज रही थीं। इस जगह की अजीबता और भयानकता उसकी कल्पना से परे थी। कभी कभी वह सोचती थी कि वैलेंटाइन सही था, सब कुछ रिपोर्ट कर देना और कॉडू को नष्ट कर देना बेहतर था। पर वह अभी मरने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने पेशेवर इंस्टिंक्ट्स और नैतिकताओं को दबा दिया। इसी समय डिप्टी पादरे मिशेल गैरिग ने ऑल्टर पर रखी किताब उठाई और उन चारों को प्रार्थना करते देखकर धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा, प्रकाश हो, और प्रकाश हुआ। लुमियन उस सर्मन से परिचित हुआ और उसे अतीत की सादगी के लिए तरस आया, भले ही उसे ज्यादा भक्ति के साथ प्रार्थना करनी पड़े। जब लुमियन और बाकी लोग कैथेड्रल से बाहर निकले, पादरे और सर्वेंट्स बेसुध जमीन पर पड़े थे। रयान ने कासल की ओर देखा और भावुक स्वर में कहा, उस औरत की शक्ति मैंने सोची थी उससे कहीं अधिक है। कितनी शक्तिशाली? लुमियन ने पूछा। रयान ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ऐसा लगता है जैसे वह देवता बनने की दहलीज को छू रही है, पर पूरी तरह नहीं। लुमियन ने रायन और बाकी की मिस्टिकल बातें सुनकर अनुमान लगाया। सीक्वेंस 4 डेमीगॉड की शुरुआत। रयान ने कहा, मुझे लगता है पुआलिस परमिटा के रूप में आई थी। लीहा ने कहा, मुझे वही प्रभाव मिला जैसे कि एक पैच्ड मॉन्स्टर हो। रयान ने जोड़ा, हम मैडम नाइट के बारे में कुछ जानते हैं। फेनपॉटर के सीमा क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं अक्सर हुई हैं। कुछ उसे मैडम नाइट कहते हैं, कुछ मैडम एच आटी, कुछ द बेनेवलेंट और कुछ द वाइल, पर हमने अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाया। लीहा गूंजते कदमों के साथ गांव की चौक की ओर बढ़ी। परमिटा के वर्णन से मुझे कुछ याद आया। क्या? लुमियन ने पूछा। लीहा ने दक्षिण की ओर देखा। फेनपॉटर के चर्च ऑफ अर्थ मदर में एक कहा जाता है, द सोल रिटर्न्स टू द लैंड। आत्मा भूमि पर लौटती है। विल्डरनेस और वॉन्डरिंग अनडेड की तस्वीरें लुमियन के मन में उभरी। उसने माना कि लीहा का एसोसिएशन तर्कसंगत था। गांव के प्रवेश पर हुए एल्म ट्री पर पहुंचते ही रयान ने क्षेत्र का सर्वे किया और कहा, उस मैडम को और प्रवोक न करें। लूप से बचने के लिए भले ही वह मदद न करे, वह दुश्मन नहीं बनेगी। हमें उसकी मूवमेंट्स पर नजर रखनी है और देखना है कि क्या हम उस स्पेसिफिक टेम्परल नोड का उपयोग कर सकते हैं जो उसने बताया था। क्या यह इसलिए नहीं कि तुम स्पष्ट रूप से उसे हरा नहीं सकते अगर तुमने उसे प्रवोक किया? लुमियन ने सोचकर पूछा, कितने मिनट बचे हैं? वेलेंटाइन ने सोने का पॉकेट वॉच निकाला और देखा, 10 मिनट बचे हैं। ये तो अच्छा है। लुमियन ने राहत की सांस ली और कहा, मैं और की तलाश करने जा रहा हूं। अगर तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है तो मेरे घर आकर सिबल के हस्बैंड जीन मॉरी की खोज करो। जांच करो कि कौन अफवाह फैला रहा है कि हॉरोस्कोप्स बदलने वाले हैं और सब लोग अच्छा भाग्य पाने वाले हैं। यदि कुछ मिले तो मेरे घर आकर बताना। अलविदा मेरे गोभी। ये वही योजना थी जो लीहा और बाकी कर रहे थे, तो किसी को आपत्ति नहीं हुई। कैथेड्रल के देसिया की खोज पूरी करने के बाद लुमियन गहरे विचार में डूब गया। उसे अनोमली के बारे में एक मजबूत इंट्यूशन हुई। लूप के जिम्मेदार निश्चित रूप से पादरे का समूह था। उन्होंने कम से कम 6 महीने से किसी ईवल गॉड की गुप्त पूजा कर रखी थी और कैथेड्रल के नीचे काफी विदेशी लोगों की बलि दी थी बदले में बहुत सारे बून्स पाने के लिए। लैंड से पहले पादरे पॉन्स बेनेट और उनका दल शेफर्ड पियरबेरी द्वारा लाए गए 3 बियॉन्डर्स की मदद से कोई बून प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, या कम से कम उनमें से किसी एक ने ऐसा किया। वह व्यक्ति तुरंत काफी शक्तिशाली बियॉन्डर बन गया। इसलिए उन्होंने लैंड की शुरुआत पर एक भव्य अनुष्ठान तय किया। 12th नाइट में अनुष्ठान के अंतिम चरण पर छिपा हुआ अस्तित्व जिसका नाम इनेविटेबिलिटी था, बड़े पैमाने पर बलि स्वीकार करेगा और पादरे और समूह की मन्नत पूरी कर देगा। पर उस पल कुछ अनपेक्षित हुआ। अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ और जो शक्ति अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी थी वह डिसिपेट हो गई, जिससे टाइम लूप आ गया। क्या अनपेक्षित हुआ? ये लुमियन को याद आया। मिस्टीरियस लेडी ने कहा था, तुम उन व्यक्तियों के समूह से हो जो भ्रष्ट होने की कगार पर थे। सौभाग्य से उस महान अस्तित्व द्वारा छोड़ी गई निशानी सक्रिय हो गई और संबंधित शक्ति तुम पर उतरकर करप्शन के स्रोत को सील कर दी और संतुलन स्थापित कर दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।